अच्छा तो ठीक हो जाएगा फिर क्या करेगा? फिर मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, कहूंगा भगवान जी को मुझे ठीक कर दो। अच्छा फिर मैं भगवान जी को कहूंगा मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा कल कीर्तन हुआ था हमारे घर में। हाँ, फिर मैंने भगवान जी को कहा था क्या कहा था? कि ना आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा भगवान के पास क्या करेगा? फिर मुझे वो ठीक कर देंगे। अच्छा फिर मैं बड़ा दूंगा, फिर मैं मोटरसाइकिल चलाया करूंगा। अच्छा तो स्कूल नहीं जाएगा? स्कूल भी जाऊंगा। स्कूल में क्या करेगा? स्कूल में फिर मैडम कहेगी पढ़ो पढ़ो, फिर मैं पढ़ूंगा। स्कूल में क्या पहन के जाएगा? तो शर्ट, एक टाई, एक बेल्ट, एक पैंट, एक कमीज। अच्छा बैग भी लेके जाएगा? बैग भी लेकर जाऊंगा। फिर मैं तुझे कहूंगा रोटी बनाओ मम्मी, रोटी। अच्छा फिर तुम मेरी रोटी बनाई हो, डब्बे में डाल दूं, चला जाऊंगा स्कूल। अच्छा बस आई लेने के लिए? हाँ, फिर मैं बस में बैठ कर चला जाऊंगा। अच्छा फिर ये शाम आएगी तब मैं बस में छोड़ जाएगी। मंजिल कोई भी हो, हिम्मत की गाड़ी में जब शिक्षा का पेट्रोल डालकर रेस लगाई जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या, कोई भी शारीरिक कमजोरी या बीमारी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हरियाणा के पंचकुला में रहने वाले सुमित ने आधुनिक गैजेट्स और तकनीक को अपने हथियार बनाकर भारत की जीडीपी में वो योगदान दिया है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह सामान्य लोग भी नहीं दे पाते। पहले संगीत की गहराइयों में सुरों को तलाशने वाले सुमित ने करियर को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना शुरू किया। ये संभव हो पाया उस इकाई के दम पर जिसे हम परिवार कहते हैं। माता पिता, भाई भाभी, भतीजी भतीजा, इन सबके सहयोग और प्यार की ऐसी सौगात सुमित को मिली कि सारी कमियां बस नाम बनकर रह गई। पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी मिली विदेश में, एक ऐसा करियर जो सपना होता है ज्यादातर भारतीयों का, सुमित की लगन और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ही शुरू हो पाया। कई साल अच्छे पैकेज पर नौकरी करने के बाद एक ऐसा समय आया जब सुमित ने नौकरी को टाटा बाय बाय बोल दिया। स्कूल हो या अन्य संस्थान, जो लेसन सुमित को वहां मिले उनके बारे में उनके अपने अनुभव हैं। दोस्तों यारों की महफिलों का दौर अब भी सुमित के घर चलता है। दोस्त भी ऐसे जिगरी यार जो जिंदा दिली की मिसाल है। दोस्तों के साथ नोक झोंक ही सुमित की दोस्ती की पहचान है। भाभी के साथ माँ बहन और दोस्त के रिश्ते पर न केवल सुमित बल्कि भाभी भी भावुक हो जाती है। धरती पर माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर किसी को शक हो तो उसे सुमित के माता पिता से अवश्य मिलना चाहिए। चाचा भतीजे का बॉन्ड तो वाकई अच्छा है, लेकिन भतीजी के साथ सुमित की केमिस्ट्री वाकई दिल को छू जाती है। जिंदगी को सहज मानने वाले सुमित खुद को भी सहज मानते हैं और अपने लिए दया नहीं, प्रेम और अपनेपन के साथ बराबरी के दर्जे की उम्मीद समाज से करते हैं। कविता और शायरी केवल पढ़ते नहीं हैं, करते भी हैं, और वो भी रोचक अंदाज में। क्लिक इंडिया के साथ सुमित ने खोली अपने दिल के अंदर छुपे हुए जज्बातों की परतें। आइए जानते हैं क्या है। जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उतने मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। जीवन के संघर्ष को जीने वाले सुमित मेहता आज हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1983 में आपने जन्म लिया और अब है 2023, एक लंबा अरसा। क्या रही कहानी, अब तक के सफर के बारे में बताइए। अगर एक लाइन में कहूँ तो सफर बहुत ही सुंदर रहा और बहुत ही अच्छा रहा। और इस सफर को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर एक आम व्यक्ति मुझे देखेगा या मेरे जीवन को देखेगा तो पहला जो एक नेचुरल परसेप्शन होता है ह्यूमंस का, वो होता है नकारात्मक सोच का, नेगेटिव थिंकिंग, कि जीवन बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा, कैसे करते होंगे मैनेज। और एक हो सकता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैं अपने जीवन को लेकर हमेशा से बहुत ही सकारात्मक रहा हूँ और जीवन बहुत ही सुंदर रहा है। जीवन में जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं। लेकिन संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पे जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1983 की, जब मेरा जन्म हुआ, तो असली संघर्ष तो मेरे माँ बाप ने किया है। क्योंकि
जैसे ही एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती किसी भी पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में किसी भी किस्म की शारीरिक या मानसिक असक्षमता हो सकती है। तो लेकिन जब ये हुआ तो उनके लिए तो ये शौक था बिल्कुल एक तरह से। तो वो कितना जल्दी वो चीज़ से बाउंस बैक हुए, रिकवर किया, समय लगा उन्होंने। हर तरह के डॉक्टर्स को उन्होंने मुझे दिखाया, टॉप के टॉप डॉक्टर्स थे, सब डिपार्टमेंट्स में मुझे दिखाया गया, क्योंकि मेरी जो ये डेफिशिएंसी है इसका फॉर्मल डायग्नोसिस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यही था कि दिस इज समथिंग लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कंजेनिटल मायोपैथी। तो सब जगह टेस्ट हुआ, मतलब सब लोगों ने टेस्ट तो किए, लेकिन कोई एकदम ठोस जिसे कहते हैं ना पकड़ में नहीं आ पाई वो चीज़। तो हर तरह के डॉक्टर्स को दिखाया गया और पेरेंट्स को क्योंकि आस होती है कि बच्चा किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, तो जो झोला बाबाज होते हैं या इस तरह के होते हैं हकीम वगैरह सबको दिखाया गया। तो लेकिन जो टॉप के हमारे पीजीआई के डॉक्टर थे, डॉक्टर भक्कू था उनका नाम, तो उन्होंने मुझे देख के मेरे पेरेंट्स को सीधे सीधे ये बात कह दी थी कि आप इस बच्चे को इलाज जो है इसका मत ढूंढें, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो लेकिन पेरेंट्स फिर भी कुछ साल कोशिश करते रहे। तो लेकिन ये है कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन शुरुआती 5-6 साल अगर आप ये कहें, संघर्ष की हम बात कर रहे थे, तो संघर्ष मेरे लिए उतना नहीं था क्योंकि मेरे को भी अवेयरनेस नहीं थी उस चीज़ की। बच्चे को क्या पता होता है, छोटे बच्चे को क्या मालूम है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और मेरा ज़्यादा लगा क्योंकि मेरे फिर प्लास्टर वगैरह थे और ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे थे, और मैं क्योंकि बैठ भी नहीं सकता था उस समय में, तो फिर ज़्यादा कन्फाइनमेंट थी बाकी बच्चों के मुकाबले। तो धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। तो मेरा संघर्ष तो बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन असली संघर्ष उन दिनों में मेरे पेरेंट्स का था, और जिस तरीके से फिर उन्होंने मुझे बड़ा किया तो उसी का ही नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ और इस तरह से मैं बात कर पा रहा हूँ। परिवार का सपोर्ट रहा आपके साथ, और क्या खास मोटिवेशन आपको मिली ये अब तक इतनी आपने कामयाबी हासिल की जीवन में? आपने संगीत सीखा, आपने पेंटिंग भी शुरू की थी, आपने पोइट्री में भी हाथ आजमाया है, इंस्टा पे आपकी पोइट्री है, यूट्यूब पे आपके सॉन्ग्स हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए जो एक मोटिवेशन आपको मिली, उसके पीछे जो लोग रहे, जिनका सहयोग रहा, उनके बारे में थोड़ा बताएं। एक बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैं समझता हूँ कि कोई भी सेल्फ मेड कभी नहीं होता। ये बहुत ही झूठी बात है, क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, हमें अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की। मेरे जीवन में देखिए, एजुकेशन बहुत एक चैलेंजिंग बात थी, एजुकेशन लेना, क्योंकि स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है, और मेरे पेरेंट्स को हमेशा से एक डर था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो, आपको पता ही है कि बच्चों में नासमझी होती है, तो किसी दूसरे बच्चे को जो उनके जैसा नहीं है उसको देखकर वो कुछ मजाक कर दें, कोई ऐसी बात कर दें, तो दिल कोमल होता है, तो कुछ ऐसी बात फील हो गई तो फिर दिस इज गोइंग टू हर्ट यू लाइक फॉरएवर। तो वो थोड़े अप्रीहेंसिव थे। तो मेरी एजुकेशन घर से ही शुरू हुई। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मुझे पढ़ाकर इतना लायक बना दिया कि मैं स्कूल में जा सकूं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स थोड़े एप्रीहेंसिव थे, तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल सेल में मुझे भेजा, जहाँ पर जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर मैं पढ़ा उनके साथ। संघर्ष आपके माता पिता का रहा, पढ़ाया लिखाया, फिर एक टेंशन होती है माँ बाप की कि मेरी संतान अपने पैरों पे कब खड़ी होगी। तो सुमित जी, आपने C++ और कंप्यूटर की जो फील्ड है इसको अपना करियर बनाया, इसके बारे में बताइए। शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा और सफलता कैसे मिली? ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत लंबा संघर्ष भी रहा, एक तरह से आप कह सकते हैं। मैं कंप्यूटर्स की लाइन में था नहीं एक्चुअली में। कंप्यूटर्स की लाइन मेरी लाइफ में बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह आई। मेरे फादर साहब को किसी ने सजेस्ट किया कि कंप्यूटर लेके दीजिए, लेकिन हमारे परिवार में किसी को इस चीज़ की समझ तो थी नहीं कि क्या चीज़ है। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। उस समय आपको पता है कंप्यूटर्स हर जगह, हर घर में जैसे आज कॉमन है, उस वक्त नहीं थे। तो खैर उन्होंने मुझे लेकर दिया, मैंने करना शुरू किया। तब तक मैं संगीत के क्षेत्र में था और मैंने उस वक्त संगीत में विशारद कंप्लीट किया था। विशारद जो है वो क्लासिकल म्यूजिक में ग्रेजुएट डिग्री की इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से करियर बना पाना थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा संघर्षपूर्ण था।
कंप्यूटर्स आया और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी हमेशा मेरा एक सेकंड इंटरेस्ट रहा है आफ्टर म्यूजिक। तो मैंने उसको पहले खुद ही करना शुरू किया बगैर किसी टीचर के। 2-3 साल अलग अलग मैंने लैंग्वेजेस करी, डिज़ाइनिंग कोर्सेज किए, बट फिर मुझे ये लगा कि अगर नौकरी करनी है तो डिग्री की आवश्यकता है। तो फिर मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से 2005 में वापस से मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया डिस्टेंस लर्निंग। तो 2005 से 2008 3 साल में मैंने अपना बीसीए कंप्लीट किया। अब 2008 में देखिए, यही ईश्वर कृपा हम कहते हैं हमेशा कि जहाँ नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल जो लोग हैं जॉब ढूंढते रहते हैं डिग्री पूरी होने के बाद, लेकिन मेरे देखिए किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मेरा फाइनल एग्जाम हुआ आखिरी, उसके बिल्कुल अगले ही दिन मुझे जो है इंटरव्यू का कॉल आया। जानना चाहेंगे सुमित जी, एआई का जमाना है, कंप्यूटर में रोज नई टेक्निक आ रही जी। हैं, तो आप अपने करियर का अभी और आने वाले 10 साल में कितना स्कोप देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आजकल इस बात के ऊपर बहुत डिबेट भी चल रही है कि एआई जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, काफ़ी जॉब लॉसेस होंगे। देखिए, एआई को लेकर अभी जो भी कहा जाए वो काफ़ी स्पेकुलेटिव होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी खास तौर पे जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं, चैट जीपीटी वगैरह, इनमें काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं हमारे प्रोफाइल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं, जो हमारा प्रोफाइल है, मुझे लगता है कि हमारे लिए वो एक सहायक के तौर पे आएगा। हम ऑलरेडी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमने, लेकिन वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक्सपर्टीज को, वो एक्सपीरियंस को बीट कर पाए। अनुभव को बीट करने के लिए मशीन को भी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग अनुभव है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो एज एन असिस्टेंट का काम करेगा। लेकिन जो लोग थोड़ी मोनोटोनस जॉब्स में हैं, उनके लिए यहाँ पर एक कॉशन ऑफ वर्ड है कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपर्टीज की तरफ ध्यान दें और कॉपी पेस्ट पे ना जाएं, तो उनकी जॉब्स को कुछ नहीं होगा। अदरवाइज उनकी जॉब्स को एआई जो है वो टोटली कंज्यूम कर जाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है, जिनको जो समझ से काम कर रहे हैं, उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसको अपना एक असिस्टेंट की तरह आप यूज़ कीजिए। पहले आपने संगीत विशारद की और उसके बाद फिर लगा कि यार करियर के लिए ये मैं अचीव इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा, तो जो विश्वास जगा के कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें आप बेहतर कर पाएंगे। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ सुमित जी? कुछ मेरे बहुत ही अच्छे शुभचिंतक थे, उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए, अपने परिवार की सहूलियत को देखते हुए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये आसान तो नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में ये भी रहा है कि ईश्वर की एक बात, एक कृपा ये भी रही है कि मैं मल्टीपल फील्ड्स में रहा हूँ। मैंने ड्राइंग में भी हाथ आजमाया हुआ है, म्यूज़िक में भी रहा हूँ, कंप्यूटर्स में तो हुई ही। तो ये जो है ये एक सब कोइंसिडेंस की तरह स्टार्ट हुआ कि जब मैंने स्कूलिंग मेरी शुरू हुई, तो पहले तो मेरे को आस पड़ोस के लोगों ने पढ़ाकर इस लायक बनाया कि मैं स्कूल में जा सकूं। तो जब मैं स्कूल गया तो स्कूल, मेरे पेरेंट्स थोड़े एप्रीहेंसिव थे कि नॉर्मल बच्चों के स्कूल में अगर भेजा तो बच्चे पे मजाक बनाते हैं, तो फिर वो फील होता रहता है बच्चे को। तो उन्होंने स्पेशल बच्चों के स्कूल में मुझे भेजा, जहाँ सीधा 4th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ टेस्ट के बेसिस पे। अब आपको पता है कि ऐसे स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं, उनका जो एजुकेशनल लेवल होता है वो दूसरे नॉर्मल लेवल के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। तो मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो तो ऐसी थी कि मैं नॉर्मल एजुकेशन तो कर सकता था, लेकिन जो कारण मैंने बताया उस वजह से उस स्कूल में मैं गया। तो वहाँ पर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि ऐसे बच्चों को एक्सपोजर वो देते हैं एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई से ज़्यादा। तो मुझे उन्होंने कहा कि म्यूज़िक और ड्राइंग, 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। दोनों शुरू किए, पहले ड्राइंग किया। ड्राइंग का बड़ा अच्छा किस्सा ये रहा कि जब मैं, जो टीचर थे, जब मैं गया उनके पास, वो पहले मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गए कि उनको लगा कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हाथ थोड़े से मुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आप टेस्ट ले लो, मेरे फादर साहब ने कहा। तो उन्होंने मुझे पेंसिल दी और बोला कि बेटा एक आम बना के दिखाओ। मैंने मैंगो ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद फादर साहब ने बोला कि बताइए जी कि ये चलेगा? तो उन्होंने कहा चलेगा नहीं जी, ये तो दौड़ेगा। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे लगभग 1 साल ड्राइंग सिखाई
बट क्योंकि स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि म्यूज़िक भी सीखना है, दोनों को एक साथ परस्यू करना मुश्किल था, और मेरा म्यूज़िक में वैसे भी शुरू से इंटरेस्ट था, तो फिर किसी एक चीज़ को छोड़ना ही था। तो ड्राइंग को छोड़ा, म्यूज़िक की लाइन में आया। 9 साल मैंने म्यूज़िक सीखा, ग्रेजुएट हुआ। बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत, सिंगिंग में था, वोकल था मेरा। और म्यूज़िक के जो भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, परीक्षा होती है बाकायदा पूरी उसकी, तो मैंने उसमें ग्रेजुएशन डिग्री की, अलग अलग राग सीखे, लगभग 75 राग, 75 मैंने वहाँ पर कवर अप किए। और उसके बाद मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी दिए थे। मेरा गवर्नर पंजाब के गवर्नर साहब के सामने भी परफॉर्मेंस हुआ था, रेडियो स्टेशन पे भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ तो था। आपने वोकल सीखा? जी। कोई इंस्ट्रूमेंट भी कोशिश ट्राई किया कभी? इंस्ट्रूमेंट में पियानो बजाता था, लेकिन क्योंकि फिंगर्स थोड़े टिल्टेड हैं तो इस वजह से उसको मैं परस्यू नहीं कर सकता था प्रोफेशनली, लेकिन मैं शौकिया अभी भी बजाता हूँ। लेकिन मेरा जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो वोकल ही हुई है सारी। तो अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल की मैं बात करूं, शास्त्रीय की, तो 10 थाट हैं जी। 10 थाटों में राग हमारे यहीं से निकलते हैं जी। तो 2 या 3 राग के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद दोबारा आएंगे हम कंप्यूटर पर। जी, तो मैं अपने पसंदीदा राग बता सकता हूँ आपको। हाँ हाँ। तो मुझे राग मालकोस बहुत पसंद है, मुझे राग भीम पलासी बहुत पसंद है। तो ये 2 राग ऐसे हैं कि जो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। तो आप अमेरिका गए या मतलब काम यहाँ इंडिया में आपके पास आता था, तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था या घर में ही आप काम करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये बहुत ही यूनिक एक कॉम्बिनेशन बना मेरा, क्योंकि उस समय में मुझे काफ़ी लोगों ने नेगेटिव किया था, डिस्करेज किया था कि इस लाइन में आपको घर में नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ईश्वर कृपा थी कि मुझे रेगुलर सैलरीड जॉब मिली, लेकिन मेरा जो काम था वो घर से ही था सारा। तो सुमित जी, आप कह रहे हैं ईश्वर कृपा, अगर मैं कहूँ टैलेंट, कितना तालमेल है इन 2 बातों के बीच में? मुझे ऐसा लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों का होना ज़रूरी है, और ईश्वर कृपा भी वहीं मिलती है जहां आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई ओन द क्रेडिट, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चाहत ज़रूर थी कि करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, एटलीस्ट फाइनेंशियली मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, और एक ऐसा प्रोफेशन परस्यू करना है जहाँ पर मेरी एक कदर हो और मेरी पहचान हो। तो और वो मुझे मिला भी सही, जहाँ आज मैं हूँ, जैसे वहीं आ रहा हूँ मैं कि आज मैं कहाँ हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। लेकिन फिर जहाँ हम पहले बात कर रहे थे, 2009 में मैंने नौकरी बदली और फिर मैं कनाडा की एक कंपनी के साथ जुड़ा। वो NRI थे, लेकिन उनकी कंपनी पूरी कनाडा में ही बेस्ड थी। उनके साथ मैंने 3 साल काम किया और वहाँ पर मेरा मल्टीपल प्रोफाइल्स थे, डेवलपर भी था मैं, साथ में मैं एज अ मैनेजर भी काम कर रहा था। तो वहाँ पर 3 साल काम किया। इस बीच मैंने MCA भी कंप्लीट करा अपना IGNOU से, और उसके बाद फिर फाइनली मुझे ये लगा कि अब अपना काम शुरू करना चाहिए। तो फिर मैंने 2013 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरू के 5-6 महीने तो बहुत कम काम ही मिला, लेकिन फिर वही ईश्वर कृपा हुई और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। आप कह सकते हैं कि ये प्योरली एक नॉन इंडियन कंपनी है। तो वहाँ के मालिक, वहाँ के मैनेजर, सब एम्प्लॉय सब बाहर के हैं। आई एम द ओनली इंडियन इन दी एंटायर टीम। तो 2013 से 2023 हो गया, 10 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और हमारी ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हमारा B2B प्रोडक्ट है जो कि मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होता है। डिफरेंट एनालिटिक टूल्स हैं। आई एम वन ऑफ द मेन डेवलपर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। और अच्छा प्रोफाइल है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है। तो 10 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगले 10 साल भी करूँ तो भी कम रहेगा। तो हाईली सेटिस्फाइड, और ईश्वर कृपा है कि जहाँ हूँ बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। स्टार्टिंग में नौकरी और फिर फ्रीलांस, तो नौकरी में क्या कुछ आपको बंधन महसूस होता था या मतलब इरादा ये था, मतलब कुछ सिस्टम ऐसे बने कि फ्रीलांस में आपको बेटर स्कोप मिला? इसके बारे में थोड़ा बताएं। कई सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि 2012 में मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ा था, बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लगभग 6 महीने के लिए। वो काम हमारा बहुत अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं नौकरी में दोबारा नहीं जाना चाहता था। तो मुझे ये लगा कि अब फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए।
दूसरा कारण ये था कि मुझे मेरे परिवार ने बहुत एनकरेज किया इस बात के लिए। मतलब अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। तो मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं, वापस नौकरी करूं। मेरा एक ड्रीम था, ये बात आप जरूर सुनिएगा ध्यान से, कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं आईटी पार्क में जॉब करना चाहता था। चंडीगढ़ में आईटी पार्क नया नया बना था, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, तो काफ़ी अपने सीवी वगैरह ड्रॉप किए हुए थे, बट कॉल नहीं आ रहा था। तो वो एक दिन की बात है जिस दिन मैं ऐसे सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, फ्रीलांसिंग करूं या वापस नौकरी करूं। तो मेरे भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तेरे को बहुत ही सिंसियर एडवाइस है कि तू अपना काम कर, बस अब कुछ मत सोच, सिर्फ अपना काम की तरफ ध्यान दे। कहते हैं कि कभी कभी किसी की वाणी में ईश्वर स्वयं विद्यमान हो जाते हैं। तो उनकी बात मुझे कुछ ऐसी लगी कि मैं वो सारी रात सोचता रहा, और अगले दिन मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, अब मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। अब मजे की बात देखिए कि ईश्वर आपका परीक्षा लेने के लिए उसी वक्त आ जाते हैं। जिस दिन मैंने ये तय किया उसी दिन मुझे आईटी पार्क से इंटरव्यू का कॉल आ गया। क्या बात है। और मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। वो जो मैडम थी एचआर की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, एज लॉन्ग एज यू कैन टाइप वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट पता नहीं क्यों मेरे मन से यही है, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अब मैं नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन मुझसे किसी ने करवा दिया, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था आईटी पार्क की तरफ, और वो ऑफर आया और मैंने छोड़ दिया। तो वो शायद कुछ डिवाइन एनर्जी थी जिसने करवा दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस फ्रीलांसिंग की तरफ में बढ़ूँ। फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना आराम से आप काम करते हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को संभालने में काफ़ी ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम होती है, मुझे शांतिपूर्ण जीवन ज़्यादा पसंद है। तो शायद वो चाहते थे कि ये इसमें आए और बाकी जीवन आसान हो जाए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी मैं इसी वजह से बढ़ पाया। तो मुझे लगता है कि ये वही डिवाइन पावर का कमाल है। सोज में भी है वही नगमा जो साज में है, फर्क सिर्फ पास और दूर की आवाज में है। सुमित जी, आएंगे दोबारा आपके इसी पहलू पर जो करियर का आपका है। स्कूल में आप गए, आपने उस मेंटल जो ट्रॉमा था वहां पर जो झेला आपने कि भाई स्पेशल स्कूल है और जो इन जनरल जो बच्चे होते हैं वहां से नहीं, तो वहां आपको पहला जो सिस्टम मिला, उसके बाद धीरे धीरे आप ये लड़ाई लड़ते गए और फिर जीतते चले गए। करियर में क्या चैलेंज आपको झेलने पड़े? ऑफिस में भी जाहिर सी बात है आप अकेले काम करने वाले नहीं रहे होंगे, दूसरे लोग रहे होंगे। उन चैलेंज जो उन चुनौतियां थी, जो चैलेंजेस थे, उनके बारे में बताएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अक्सर ऐसे बच्चों के सामने हमें लगता है कि शायद वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी समझ बच्चों को कम होती है जी। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि मुझे कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे बड़ा प्यार किया। इतना प्यार दिया है उन बच्चों ने, और मैं इस बात को अपने जीवन के बहुत लंबे अरसे तक समझ नहीं पाया, इसकी वैल्यू को। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे एक बात बहुत गहरे से अनुभव में आई कि अगर मेरे अंदर आज थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वन ऑफ द मेन रीजंस, कि वो 2-3 साल उन बच्चों के साथ में रहा। क्योंकि उन बच्चों के प्यार में जो एक निश्चलता होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो इसलिए मैं उसको ये मानूंगा कि वो मेरा संघर्ष नहीं था, वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि उन बच्चों के साथ जो है वो 2-3 साल मुझे बिताने को मिले। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये था कि मैंने जो कुछ भी सीखा था 2008 तक, वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो मुझे ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल सेटअप में काम कैसे होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप जो खुद करते हैं और जब आप किसी कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वहाँ पर जो सपोर्टिव स्टाफ था काफ़ी, उन्होंने मुझे सिखाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक चैलेंज जो है वो हमेशा रहा, मैं सीखना चाहता था एक प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना। अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी इन नौकरियों में, जो भारतीय मूल के जो नौकरियां रही हैं, मुझे उस तरह का एनवायरनमेंट कह लें या उस तरह के लोग नहीं मिल पाए जो मैं सीखना चाहता था, मुझे वो सिखा पाए। तो ये एकमात्र सबसे बड़ा चैलेंज रहा। कहीं ना कहीं ये चैलेंज आज भी बना हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में अब मैं हूँ वहां मैं आपको कह सकता हूँ कि ये चैलेंज एड्रेस हुआ, और मेरी जो सीखने की जो भूख जिसे कहते हैं ना, एक
एक बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो भूख मेरी यहाँ थोड़ी सी शांत हुई है कि मैं यहाँ पर जो है बहुत लोगों से सीख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो एक थोड़ी सी मुझे एक लगा, मुझे लगता है कि भारतीय सोच, हालांकि मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन भारत में आपको पैशनेट लोग बहुत कम मिलेंगे और पैशन होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर चलाना है, काम करना है, तो स्वानंद किरकिरे साहब के शब्दों में अगर हम कहें कि भाई कितने सिक्के जोड़े, सबको ये चिंता है जी और तू बस ये जान ले तेरा मकसद क्या है। जी। तो कंप्यूटर को आपने मकसद जाना, लेकिन क्या आपको शुरू से कंफर्म था कि मुझे प्रोग्राम डेवलपर ही बनना है, या इससे पहले कंप्यूटर में आपने कुछ और सीखने की कोशिश की? क्योंकि जो इरा आप बता रहे हैं उस टाइम लैंग्वेज का बड़ा क्रेज था, क्या आपने भी कभी हाथ आजमाया उसमें? जी, पहले मैंने डिजाइनिंग से शुरू किया, क्योंकि डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग मेन ब्रांचेस हैं। डिजाइनिंग में मेरा नहीं उतना बन पाया इंटरेस्ट, कि मैंने कोशिश की 1-2 साल, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पे मैंने शिफ्ट किया। तो मुझे किसी ने ये बात कही कि आप C++ से स्टार्ट कीजिए, तो मैंने C++ शुरू किया और C++, लेकिन आपको सच बताऊं तो C++ करने के बाद मुझे लगा कि प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आज मैं अब लगभग समझ लीजिए कि 18 साल हो गए मुझे, 16-17 साल हो गए काम करते हुए, आज अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप हमें बताइए कि प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप C++ से शुरू कीजिए। मैं कोई ऐसी लैंग्वेज सलाह करूंगा जो कि लाइट हो और जो थोड़ी इजी टू यूज़ हो शुरू करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ सफ़र कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और सफ़र करे। मेरा C++ करने के बाद इंटरेस्ट हट गया, मुझे लगा ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो डिवाइन पावर होती है कि वो हार नहीं मानने देती आपको, तो मैंने C++ से मूव ऑन किया, मैं विजुअल बेसिक की तरफ आया। उन दिनों में विजुअल बेसिक काफ़ी चलती थी। उसको करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ। लगभग 1-1.5 साल मैंने काम किया उसमें, और मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया म्यूज़िक के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर को मैं मार्केट में नहीं उतार पाया, लेकिन उसको मैंने पूरा अच्छे से डेवलप किया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो काफ़ी उस वक्त काफ़ी अच्छे सेटल थे वो इस फील्ड में, अमेरिका में सेटल थे। वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि विजुअल बेसिक आप कर तो रहे हैं, लेकिन इससे आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि आपको बहुत कुछ आ गया है, लेकिन आपके फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड नहीं होंगे। तो ऐसे में आप कोई बड़ी लैंग्वेज सीखिए। तो मैंने जावा पे शिफ्ट किया। मैंने 1 साल जावा पे हाथ आजमाया। जावा में अपने चैलेंजेस थे काम करने के। मुझे उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे जॉब करनी है या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन ब्रॉडली मैं ये चाहता था कि मैं एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बनाऊं, क्योंकि जॉब मेरे लिए थोड़ा लेस लाइकली था उस टाइम पर, क्योंकि लोग भी डिस्करेज करते थे कि प्राइवेसी की वजह से कंपनी आपको घर पे जॉब नहीं देगी। तो रेगुलर जॉब करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। तो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डिलीवर करने का मेरा एम रहता था। तो फिर मैंने वहाँ से शिफ्ट किया .NET में। फाइनली .NET में मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो जावा और विजुअल बेसिक का कॉम्बिनेशन था वो। तो वो मैंने उसको परस्यू किया और पिछले 15-16 सालों से .NET में ही काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट अब जिस कंपनी के साथ हूँ वहाँ पर भी मेरा .NET डेवलपर का ही प्रोफाइल है। तो ये मेरी टेक्निकल जर्नी रही पूरे इस 17-18 सालों में। सेल्फ स्टडी का तरीका हर आदमी का अपना अलग होता है, तो आपके तरीके के बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था उस टाइम पर। तो किताबें जो थी वो एकमात्र एक सोर्स था नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा कि मैं दुकान में मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि दुकानें व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होती थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे गाड़ी में लेके जाते थे और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो दुकानदार के पास जाते थे और वो उसको बोलते थे कि भाई ये 2-3 किताबें, जो कि मैं बता देता था कि इस टॉपिक पे मुझे चाहिए, वो 2-3 किताबें लेके आते थे। उसको सिक्योरिटी अमाउंट दे के आते थे, क्योंकि वो कैसे भरोसा करेगा 3 किताबें लेकर भी चला जाए। तो 3 किताबों का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके 3 किताबें वो लेके आते थे, मुझे कार में दिखाते थे, मैं देख के फिर रिव्यू करता था। उसके बाद मैं कहता था कि अच्छा ये वाली किताब ले लेते हैं। फिर वो 2 किताबें वापस करके वो 1 किताब के वो लेके मुझे देते थे। इस तरीके से मेरी बहुत सारी किताबें हैं जो कि फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ के उसको जो है वो किया। और मुझे लगता है कि अगर आज आप सच में फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, लेकिन अगर आप सच में कहें तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि उन किताबों को पढ़ने की भी बुद्धि मुझ में थी। बस कुछ था जो करवाता चला गया मुझसे,
और वो होता चला गया। बस ये दिशा थी कि मुझे ये करना है। मैं अगर अपने को लीस्ट क्रेडिटर मानता हूँ जहाँ भी मैं हूँ, तो मेरा लीस्ट क्रेडिट केवल इतना आप कह सकते हैं कि मुझे ये था कि मुझे ये करना है बस। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो क्लैरिटी नहीं थी, वो उन्होंने अपने आप करवा दिया। कंप्यूटर की दिशा में आप आए तो मोटिवेट किसने किया? कौन वो खास लोग हैं अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? कि थोड़ा सा तो बताया होगा ना किसी ने, भाई कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से कीजिए, ऐसे कर पाएंगे, ये पढ़िए, वो थोड़ा बताइए आप। तो 2 लोग थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का मैं कह सकता हूँ कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं ज़्यादा अगर कहूँ तो। एक तो हमारे फादर साहब के दोस्त थे जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुमित को कंप्यूटर लेके दीजिए। हालांकि उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि कंप्यूटर में इतना कुछ होता है। तो उन्होंने एक वैसे कहा था कि अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा, ये अकाउंट्स की जॉब होती थी उस टाइम पर। टैली सॉफ्टवेयर उस टाइम बहुत फेमस था। टैली बहुत चलता था उस टाइम में। तो वो कहते थे अकाउंटिंग का काम कर सकता है, तो ये सब तरह था। लेकिन मैं जिस स्कूल में था, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्पेशल बच्चों के स्कूल में था, उसके बाद वहां पर एक पीरियड आया कि जब मेरे स्कूल बदलने की मेरी इच्छा हुई। तो जब मैंने स्कूल चेंज किया तो फिर सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के स्कूल में मैं आया। तो वहां पर भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वहां के जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने बाद में, मैं स्कूल छोड़ चुका था तब, तो उन्होंने बाद में मेरे फादर साहब को ये सलाह दी कि आप सुमित को कंप्यूटर लेके दो। जब मुझसे ही बात हुई थी उनकी शायद, मुझे उन्होंने कहा कि सुमित यू शुड गेट अ कंप्यूटर एंड यू डोंट नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट, इट्स इमेंसली पावरफुल एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली। तो टेक्निकली तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये बच्चा कुछ कर लेगा इसमें। तो उन्होंने इनकरेज किया और ये दोनों ही लोगों की फिर बात को सुनकर मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर लेके दिया। हमारे परिवार में किसी को भी नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर्स की। आई एम द फर्स्ट वन। वो जमाना ऐसा था कि किसी के परिवार में शायद ही नॉलेज थी कंप्यूटर की। तो फाइनली ये मोटिवेट करने के लिए 2 लोग जी। और उसके बाद फिर जैसे आपका सफर रहा, मतलब जैसे आप किताब खरीदने जाते थे पिताजी, और क्या आपके कुछ दोस्त भी बने इस फील्ड में? मेरा एक दोस्त है जो कि अब इस टाइम तो हैदराबाद में है। हम लोग पारिवारिक मित्र हैं बेसिकली। मेरी फैमिली भी उसकी फैमिली को जानती है। अब एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं सारे। जी जी। तो वहाँ हम लोग मिले थे पहली बार। उस वक्त आई थिंक 1996-97 में हम मिले थे। तो हम जानते तो थे एक दूसरे को, लेकिन हमारी दोस्ती गहराई 2002 या 3 के आसपास। फिर मैंने कंप्यूटर लिया, तो उसके बाद मुझे पता था कि सिद्धार्थ बीसीए कर रहा, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ा। तरुण अवस्था में आपकी दोस्ती भी तरुण हो गई। जी, क्या बात है। तो मैं उसको बहुत फ़ोन करता था। तो मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, कभी उसकी मम्मी कहा आंटी बहुत परेशान किया आपको, लेकिन वो इतनी स्वीट हैं आंटी कि कभी वो ये नहीं कहते थे सुमित इतना फ़ोन मत किया कर। हमेशा जब भी फ़ोन करूँगा बड़े प्यार से मेरा फ़ोन रिसीव करती थी और सिद्धार्थ से बात कराती थी। और मेरे जो भी डाउट्स होते थे थोड़े बहुत, वो मैं सिद्धार्थ से पूछ लेता था। सिद्धार्थ काफ़ी बार घर भी आ जाता था, तो सारा दिन भी मेरे साथ बैठा रहता था। तो मुझे वो बताता था कुछ चीज़ें। कंप्यूटर्स में आप कह सकते हैं कि ही इज़ माई ओनली फ्रेंड, कि जिसने मेरी कुछ हेल्प की है इस चीज़ को थोड़ा सा परस्यू करने में। और ज़्यादातर आज के समय में तो अब तो आध्यात्म की बातें हमारी ज़्यादा होती हैं। उस ज़माने में हम कंप्यूटर्स की बातें ज़्यादा करते थे। तो ये दौर की बात होती है अपनी, लेकिन हम दोनों बहुत पर्सनल रहे हैं एक दूसरे को लेके, तो एक दूसरे तक ही सीमित रहते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप अगर कोई सच्चे दिल से चाहते हैं तो उस पर आप लगे रहिए। तो डिवाइन पावर सिर्फ मेरे लिए या किसी के लिए काम नहीं करी, वो सबके लिए काम कर रही है। बस हमारी दृष्टि जो है ना वो सही होनी चाहिए। सुमित जी, जिंदगी में बहुत ऐसे लम्हे आए होंगे निश्चित तौर पर जब आपने ये जाना होगा कि हाँ ये मेरा अपना है और ये पराया है। एक नज़र भी होती है, सोसाइटी देखती है कि ये आदमी थोड़ा सा हमसे अलग है। ऐसी स्थिति में क्या आपकी मनोदशा रही, क्या आपके दिल पे गुजरी, और जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको आपने कैसे बरकरार रखा? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सोसाइटी में आपको हर तरह का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। हालांकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसे लोगों को फेस कम करना पड़ा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि समाज के, आप जब समाज में उतरते हैं तो कई तरह के आपको दृष्टिकोण देखने पड़ते हैं। तो
मुझे फॉर्चुनेटली अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ ने बॉदर नहीं किया, क्योंकि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप किया मेरे पेरेंट्स ने। आपको एक छोटा सा मैं इंसिडेंट में शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अगर आप मुझसे आज ये पूछें कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को लेकर कभी मैं रोया या कभी मैं डिसअपॉइंट हुआ, तो अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो आखिरी बार 1994 में 1994 में was the last time when I cried for my disability। वो 11 साल की उम्र आपकी रही? जी 11 साल। और उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे कजन की शादी थी और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो सब कजन्स वगैरह आए हुए थे। तो हम लोग जैसे खेल रहे थे तो बच्चे जो है वो भागते दौड़ते एक ऐसी जगह पर चले गए, एक स्टेप ऊपर था, तो मैं ट्राइसिकल पे होता था तो मैं ऊपर नहीं जा पाया। तो मुझे बात बहुत फील हुई और मैं एक कोने पे जाकर अकेला थोड़ा सा उदास हुआ, थोड़ा सा रोने सा लगा, रुआसा सा हो गया मैं। तो मेरी मम्मी ने जब ये देखा कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसा है, तो वो मेरे पास आई और मैंने उनको शेयर की उनसे ये बात कि इस तरह से मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने मुझसे कहा कि तू ये क्यों सोचता है कि तू वो नहीं कर पा रहा है जो ये कर सकते हैं। तू ये सोच कि तू क्या कर सकता है जो ये नहीं कर सकते। अब पता नहीं उनकी बात में क्या था कि वो बात दिमाग में ऐसी बैठी कि वो उसके बाद कभी भी मुझे ये बात फील नहीं हुई। अब जब समाज में आप उतरते हैं तो कई तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि देखिए एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि समाज इस बात को समझ नहीं पाता है कि डिसेबिलिटी हर इंसान में है, लेकिन बहुत सारी डिसेबिलिटीज जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हमको दिखाई देती है, क्योंकि वो दिखाई देती है तो हम उसको ही डिसेबिलिटी मान लेते हैं। आप आज बताइए कि अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आज के जमाने में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं? नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मल है ही नहीं। हाँ, तो मैं जब ऐसे लोगों से अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि एबल्ड इंसान हूँ। तो इस वजह से मुझे सोसाइटल पर्सपेक्टिव का कभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ और मैं ऐसे लोगों को दया की भावना से देखता हूँ। मुझे लगता है कि शायद जो है वो उनकी सोच में ही इस तरह की बात है, वो मैच्योर नहीं हो पाए हैं कि उस चीज को समझ पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने। क्योंकि सुमित जी आपको याद होगा बहुत साल पहले, मतलब पहले हैंडीकैप एक वर्ड यूज किया जाता था और बाद में उसे चेंज कर दिया गया है डिफरेंटली एबल्ड। तो वो निश्चित तौर पर सच बात है कि हर आदमी एक अलग तरीके से एबल है। किसी भी काम करने का जो एक हुनर होता है वो विशेषता उसी के पास होती है। भगवान किसी को कुछ नहीं देता है तो किसी को कुछ बहुत ज्यादा भी देता है। तो ये 11 साल की उम्र में पहली बार आपने इस मैच्योरिटी को गेन किया और आज अब जब 2023 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो 11 साल का जो सुमित था और आज का जो सुमित है उसने उस मैच्योरिटी को और कितना स्ट्रॉन्ग किया है, ये आप मुझे बताइए। पहले मैं इस आपने जो पहले जो बात कही है ना, मैं उसका एक छोटी सी बात उस पे मैं पकड़ना चाहूँगा। प्लीज। आपने कहा कि पहले एक वर्ड होता था हैंडीकैप जी, और उसके बाद एक शब्द आया डिफरेंटली एबल्ड, और अभी आज के समय में दिव्यांग शब्द जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है। देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ पर रख रहा हूँ, किसी की भावनाएं मैं हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सोच ये है कि किसी भी तरह का स्पेशल वर्ड अगर आप किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज से एक्सक्लूड कर देते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहें तो लेबलिंग कर देते हैं आप। तो मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा कि हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किसी को संबोधित करने के लिए किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात कहूँ कि कोई व्यक्ति मोटा होता है तो हम उसको मोटा तो नहीं कहते ना, हम उस व्यक्ति को भी एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। पर हम ये मान लेते हैं कि ठीक है उनका एक ट्रेट है ये, लेकिन यदि आप किसी को लेबल दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि समाज का जो परसेप्शन होता है ना वो ये होता है कि ये अलग है हमसे। और हम बात करते हैं समाज में इंक्लूजन की, वो इंक्लूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति को पहले ही ये लगेगा कि अरे ये तो अलग है, ये हमसे अलग है,
इनको इस नाम से बुलाना है, इनको इस तरह से ट्रीट करना है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही रहा है कि जो स्थिति है आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज कीजिए। पर्सन विद अ डिसेबिलिटी मुझे लगता है कि एक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसकी हिंदी आप अपने आप जो है मुझे बता सकते हैं, लेकिन लेबल देना किसी को भी मैं समझता हूँ कि शायद वो एक समाज की दृष्टि से देखा जाए, स्कीम्स की दृष्टि से ठीक है, लेकिन समाज की दृष्टि से वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन पाएगी फिर। मतलब सुमित जी, मुझे याद आता है 1989 में एक फेमस राइटर हैं अमृता प्रीतम, तो उन्होंने मतलब ये कहीं कहा था कि भाई आज़ादी के इतने साल हो गए, सरकार ऐसे प्रयास कर सकती थी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ले आती और जो जनरल क्लास है उसके बराबर में उनको खड़ा कर देती, लेकिन उनको एक कोटे की उसमें डाल के क्या हमेशा के लिए उनके माथे पर ये चिपका देना नहीं है कि भाई तुम पिछड़े लोग हो। बहुत सही बात कही आप। तो और मतलब राजीव गांधी साहब थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और वो ही सेम मुझे लगता है फीलिंग आज आपके दिल में भी जो है वो थी, बात दबी हुई लंबे समय से और वो निकल के आई है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम किसी के माथे पर ये लेबल नहीं लगा सकते हैं जी। तो इसका क्या आपका बहुत सुझाव? सारे लोग आप देखिए इसमें ऐसे भी है ना कि जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं जी, इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन आप उनको भी जबरदस्ती उस कोटा में आप डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेल करते हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद हो, गैस की सब्सिडी के लिए कहा था कि आप छोड़ दीजिए जो नहीं जिनको अवेल नहीं करना है। हाँ, तो बहुत सारे लोग उससे पहले वो सब्सिडी ले रहे थे जिनको जरूरत नहीं थी। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लेबल को अपने ऊपर ले लेते हैं बिकॉज ये अवेलेबल है, तो वहां उसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। मैं बस सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि मैं आपके जैसा ही हूँ, आप मेरे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस मेरा जीवन आपसे थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर अलग है। बस जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आसानी से कर सकता हूं, आप नहीं कर पाएंगे, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं, ना कि हम लेबलिंग करके किसी को डिक्लेयर कर दें कि ये डिसेबल्ड है या ये एबल्ड है। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने फाइनेंशियल जो है पहलू अपने जीवन का हमेशा स्ट्रोंग रखा, और आपका ये मोटिव भी था कि फाइनेंशियली मैं स्ट्रोंग रहूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ स्पेशली। तो और जो दूसरे लोग हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, इस चैलेंज को फेस उन्हें करना पड़ रहा है, उनके लिए हमारे देश में क्या ऑप्शन है? देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल रहती हैं। अभी हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर पेंशन स्कीम चालू की थी पिछले कुछ टाइम पर, जो शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है। तो सरकार की स्कीम्स हैं, जॉब्स में रिजर्वेशन भी रहता है, तो लेकिन इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना जानते हैं उतना हम उम्मीद करेंगे बताएं आप हमें। हाँ, तो इसके बारे में मतलब औपचारिक जो बात है वो तो मुझे इतनी ही मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है एजुकेशन को प्राप्त करना जी। और फाइनेंस की ज़रूरत अगर किसी को है सबसे ज़्यादा तो वो है एजुकेशन के लिए पहले तो, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति फिजिकल डिसेबिलिटी से जब पैदा होता है, और ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बहुत फर्मली मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप केवल 30% फिजिकली डिसेबल्ड हैं, 70% आपके पास चांस है कि आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड होंगे। अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं की तो आप 100% फिजिकली डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम आज इस दौर में हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। जी बिल्कुल। और हमारे फील्ड में खास तौर पे अगर मैं आपको आईटी की बात करूं तो सबसे खूबसूरत बात आईटी की ये है कि यहाँ पर आपके काम की काबिलियत की जाती है, आपकी डिग्री की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं करते हैं तो आपकी जो काबिलियत है, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है, हर कोई यही पूछता था कि आपने ये लैंग्वेज की हुई है या नहीं की हुई है। तो आज के समय में आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पढ़िए, देखिए, और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पे ट्यूटोरियल्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इसी तरीके से शुरुआत की। मेरा नाम डी मेहता है, मैं सुमित जी का फादर हूँ। सुमित जी 83 में बॉर्न हुए थे और शुरू से इनको डिफॉर्मिटीज़ थी, मसल्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए चल फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। तो काफ़ी ट्रीटमेंट किया, उसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। तो देन सब डॉक्टर्स ने कहा कि इसको आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए
जैसा है करिए। तो फिर हमने इसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया। शुरुआती दौर में ऐसा था कि अब जब बच्चा आया है तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही है, और जो इसकी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए डॉक्टर्स को दिखाया। 10 साल तक थोड़ा किसी को पीजीआई, पूरा पीजीआई में दिखाया इसको, कोई हेमोपैथिक, कोई एलोपैथिक, सब दवाइयाँ करी, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर एक डॉक्टर थे उसके पीजीआई के, उन्होंने बोला कि भाई ये इसके ठीक नहीं हो सकता, ये तो आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। पर कहते हैं ना कि आदमी सोचता है कि चलो भाई कुछ शायद दुनिया कायम है शायद पे, तो बस फिर इसका हुआ नहीं। उसके बाद बस ये है कि पढ़ने का शौक़ था इसको, बुक्स पढ़ता था, तो बस इसको फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया और म्यूज़िक करी है इसने। पर यह है कि ईश्वर की देन है, उसको मिली हुई है कि भाई जो उसका दिमाग बहुत तेज है, तो वो पढ़ लेता, सब पढ़ा उसने, अपने आप ही सब करी है, स्टडीज़ वगैरह, थोड़ी बहुत कोचिंग हुई है, ज़्यादा नहीं। बाकी ये है कि बाकी उसकी अपनी विल पावर है। थोड़ा इनकरेजमेंट तो देखो पेरेंट्स को देनी पड़ती है, इनकरेजमेंट तो उसको करते थे, इनकरेज करते थे। कुछ उसकी वैसे अपनी नेचर ऐसी थी कि वो इंटरेस्ट हर चीज़ में लेता था। उनका रवैया सबका बहुत अच्छा था। हमारे को जो भी लोग मिले कोऑपरेटिव मिले, ऐसा नहीं है, दुनिया में लोग हर तरह के हैं, पर कुछ चांस की बात है कि हमारे आस पड़ोस सब अच्छे थे और इसके सारे फ्रेंड्स बने हुए थे सब, क्योंकि ये बातें बहुत करता था, तो इंटरेस्ट के मारे सब इससे बाहर बैठा होगा तो हेलो करे बिना कोई वहाँ से निकल नहीं सकता था, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी थी कि सबसे उसने बोलना है। तो ऐसा ही है, बस उसका अपना ही एक अंदाज था उसको हर एक को इम्प्रेस करने का। प्राइवेट नौकरी थी तो उसमें टाइम निकालना पड़ता था, भाग दौड़ बहुत रही, पर संघर्ष भी बहुत रहा कि भाई इसको कुछ बनाना है। तो एनी हाउ अरेंज किया, मैनेज किया उसको, और हमें एक थी इच्छा कि इसको बच्चे को हमने कहीं ना कहीं कुछ करवाना है, बनाना है इसको। तो उसके लिए विल पावर ली, मैं अर्ली रिटायरमेंट ले ली, इसकी वजह से कभी इसको पूरा ध्यान दे पाएँ। जब इसकी हायर स्टडीज़ हो गई, जब तक +2 तो हमने करवा दिया, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने उस टाइम रिटायरमेंट ले ली थी कि मैं इस बच्चे का कुछ ना कुछ बनाऊंगा और इसको एक ताकि मिसाल हो, जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बैठ भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको इस लेवल पे ले जाएं कि वो, क्योंकि उसकी विल पावर है, उसमें विल पावर है करने की, तो बच्चे को हमें सपोर्ट करना था। सपोर्ट तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। परिवार का तो देखो, हम छोटा सा परिवार है, एक बेटा था जो बड़ा है इससे, बाकी तो हम छोटा सा परिवार है, बाकी किसी का सपोर्ट, रिश्तेदार कोई आसपास थे नहीं, यार दोस्त वगैरह जो भी लोग मिले हमें सब बहुत अच्छे मिले। मैं जब इसको अकेला लेके जाता था, कई बार ये नहीं जा पाए, मैं इसको अकेला लेके गया कहीं, तो अपने आप ही 4-5 लोग आ जाते हैं, अंकल हम आपकी हेल्प करते हैं, आप इसको व्हील चेयर्स में उठा के ऊपर भी ले जाते थे। अभी भी मैं अगर कभी मैं अकेला ले जाऊँ तो मेरे पास चक्कर लगाते रहते हैं लोग, सर कोई हेल्प बताइए। अब तो खैर मैं अकेला जाता नहीं हूँ, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो आ जाती है, या डॉटर इन लॉ जाती है, बेटा जाता है, या सर्वेंट रखा है वो जाता है। अगर उस टाइम मेरे को बहुत हेल्प मिली, और हर लोग मेरे एजुकेशन में, इसके एजुकेशन में जो टीचर मिले, जो एग्जामिनर मिले, सब बहुत हेल्पफुल मिले। लाजपत राय में इसकी वो होती थी कोचिंग क्लासेस, नहीं एग्जाम होते थे इसके, बड़ा कोऑपरेट करते थे वो, बहुत कोऑपरेट करा उन्होंने। लाइब्रेरी में इसके पेपर्स लिए, कह रही हमारे को लोग भी ऐसे मिलते गए, आगे आगे हमारा सफर जो है अच्छा चलता गया। इसी से अप्रोच नहीं लड़ाई हमने। एक होता ना कि इसको सिफारिश कर, इसको पहुंच कर, इसको कुछ नहीं, इसने पास किया, उससे पहले इसको ऑफर मिल गई। ग्रेजुएशन के बाद करते ही ऑफर आ गई कि हाँ जी आप। उसके बाद MSc की, उसके बाद फिर और ऑफर आ गई। उस टाइम तो फिर यही था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, इसकी फैमिली सेटल करें, वो मुश्किल था दौर, जो इसको भी फील होता होगा उस टाइम जो एज थी। अब तो इस बात को 15 साल गुजर गए, तो उस टाइम हम समझते थे अब क्या करें, हम किसी के लड़की का भी भविष्य खराब नहीं कर सकते।
देखो पेरेंट्स को ये चाहिए बच्चे को ये देखें कि उसमें उसके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उसका म्यूज़िक में है, उसका मतलब कि और कोई भी काफ़ी फील्ड है, जिस फील्ड में भी हो, अगर बच्चा कर सकता है तो। हमको बताया था जैसे पहले उसमें डाला था पेंटिंग में, वहाँ भी टॉप पे था। अच्छा, आप हैरान होंगे कि इसमें जो ग्रेजुएशन की है म्यूज़िक में, उसमें भी टॉप पे था ये। जो आते थे टेस्ट लेने दिल्ली वगैरह से आते थे, गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे से, वो भी टॉप क्लास मार्क्स दे जाते थे कि ये नंबर 1, जिस फील्ड में डाल दिया नंबर 1 थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनका वो देखें कि भाई बच्चे का, अब जैसे हमने उसको पहले म्यूजिक में डाला, ड्राइंग में डाला और फिर कंप्यूटर में करा, तो भाई अब इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में बैठ रहा है। बच्चों के जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ में उसको थोड़ा इनकरेज करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे ये हो जाता है कि बच्चे का अपना फील्ड हो जाता है, उसका इंटरेस्ट भी होता है, चाहे वो हैंडीकैप भी है, कुछ भी है, फिर भी वो कर सकता है। पेरेंट्स का सपोर्ट उस बच्चे को मिलना चाहिए, तभी होगा। अगर बच्चे में दिमाग है तो हम उसको फुल टाइम सर्वेंट दे दें तो भी काम कर सकता है वो, कोई भी। अगर जब तक हमसे हो रहा है ठीक है, अदरवाइज अगर हम उसको सर्वेंट रख दें तो वो सारा काम चला सकता है, उसका दिमाग है उसके अंदर, बाकी काम करने के लिए तो नहीं। अब ऐसे जो है मेंटली बच्चे हैं या कुछ है, वो रेसेस वगैरह में हर चीज़ में बहुत अच्छे जाते हैं। ऐसे ही देखना चाहिए कि जो बच्चे ऐसे हैं उनके लिए भी पेरेंट्स को चाहिए कि भी देखें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है, इसको एक एग्ज़ाम में ज़िंदगी में आज तक फेल नहीं हुआ, तो एक सब्जेक्ट में इसको फेल कर दिया रिज़ल्ट में। तो मैं कहा ये कैसे होगा, अभी एक सब्जेक्ट में फेल कैसे होगा? कहता पापा हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं फेल हो जाऊं। हमने उसको रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई किया। आप पता कितने मार्क्स है? 75 100 में से, जिसको इन्होंने 20 कर दिए थे ना, फेल कर दिया था, उसके 75 मार्क्स आए। इतना कॉन्फिडेंट था ये। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ना, आप तो चेक करते हैं, बच्चों को लगा देते हैं कई बार घर में, तू लगा दे यार नंबर, ऐसे कई। वो कॉन्फिडेंट था कि मैंने पेपर ऐसा करा ही नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स। मैं मान सकता हूँ 90 नहीं आएंगे, पर इट शुड बी मोर देन 70। तो फिर किया तो रिजल्ट आया 75%। और इसकी एक बात, अब ये हैंडीकैप है, इसके हाथ दिख रहे हैं, पर इसने कभी भी हैंडीकैप में अपना फॉर्म नहीं भरा। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हैंडीकैप। अच्छा, इवन उन्होंने कहा भी से हमें एक दो बार ना, जो एग्जामिनर थे वो कहते बेटा तू चिंता मत करना, तेरे को 10-15 मिनट फालतू लगे तो हम तेरे को दे देंगे। ये कहता नहीं, मैं रूल के साथ चलूँगा, और 10 मिनट पहले ही पेपर कर देता था, कंप्लीट पेपर। और जैसे प्रॉपर कोई कंसेशन गवर्नमेंट से नहीं लिया हमने। गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है ना कि हैंडीकैप को ये करते हैं, वो करते हैं, फीस में कंसेशन है, वो सब बेकार है। हमने लिया भी नहीं कोई, और ना कोई देता है। वो कहने की बातें होती हैं, जहाँ अप्रोच करो ना उनको, लाल फीताशाही इतनी है, कुछ नहीं मिलता। ऐसा है, आगे वो है ये जो चैरिटी में करते हैं कई, जैसे हमारे संजना हैं, वहाँ इन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प की हैं। जो व्हील चेयर नहीं ले सकते, व्हील चेयर लेके दी हैं, पढ़ाने के लिए भी, पढ़ाने के लिए हेल्प देते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, NGOs हैं, वो करते हैं। खैर ऐसे गवर्नमेंट भी देती तो है, अनाउंस तो करती है, पर उसके लिए भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। पहले आप खर्चो पैसा, फिर बाद में वो आएगा, कभी मिलेगा कभी नहीं। आजकल पैसों के लिए ऐसा है। व्हाट्सएप पे ग्रुप आया एक बार, इसी का ही था, किसी का नोन थे इसके, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए हमको 1 लाख 1.5 लाख था कुछ, मेरे को पूरा याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इसका भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ऑपरेशन करा सकूं, तो सारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसका कंट्रीब्यूट करे। इन्होंने भी किया था, ये करते रहते हैं, जहाँ भी दान करना हो, ऐसे काम करना हो, करते रहते हैं, कंट्रीब्यूट करा उन्होंने। तो ऐसा है, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं आर्थिक, जिनको थोड़ी सी पता चलना चाहिए। थोड़ा सा ये है कि भाई आप, कई लोग फिर बाहर जब तक आएंगे नहीं तो फिर नहीं पता चलता ना कि भी किसी को कैसी ज़रूरत है। मेरा मैसेज ये है सबसे कि जिनको परमात्मा ऐसे स्पेशल चाइल्ड देता है, वो उनको चाहिए, इनको इग्नोर मत करें, इनकी जो काबिलियत को पहचानें, और जिस फील्ड में करना चाहते हैं उसमें इसको अनकरेज करें। उनको ये होना चाहिए ना कि भाई ऐसा है, जैसे अब एक बार ये छोटा था तो हमारे घर में फंक्शन था,
तो ये बाहर आके थोड़ा सा जैसे सब लोग डांस कर रहे थे तो ये मायूस हो गया थोड़ा सा, नेचुरल है, छोटा था तो इसलिए। तो मैं बाहर आई, मैंने कहा क्या बात हुई, तो कहता बस ऐसे ही। तो मैंने कहा जो उनमें काबिलियत जो उनके है तेरे में और कुछ भगवान जी ने दे रखी हैं, तो इस चीज़ उसको मतलब जैसे फीलिंग मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि भाई मैं कर नहीं सकता या मैं ऐसे है। तो मैंने कहा ऐसा है, हर भगवान ने हर आदमी इंसान को कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तेरे जो उनके दिमाग में नहीं है वो तेरे दिमाग में है। ईश्वर ने तेरे को दिमाग दिया हुआ है तो उससे कर। तो इसको वो बात लग गई कि हाँ भी मेरे में भी है कुछ, तो मैं भी करूँगा। तो ऐसा ही है कि बच्चे की देखो बच्चे को कि वो बच्चा कैसा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है वो। तो कई पेरेंट्स ये देखते नहीं हैं, मैंने देखा है एक दो को ऐसा, मेरे साथ भी चांस हुआ है कि बच्चा करना चाहता है जो चीज़, वो कहते हैं कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, इसमें नहीं करना। तो वो मेंटली थे थोड़ा स्लो लर्नर कह सकते हैं, मेरे सामने की बात है। तो अब वो है ना कि उसको इनकरेज करें, वो जिस साइड में जाना चाहता है तो क्या हो गया अगर वो काम छोटा है तो इसलिए। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी अगर बच्चा करना चाहता है तो उसको करवाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होएगा तो वो उसमें राइज करेगा, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो राइज नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैं सुमित की भाभी हूँ, बस हूँ भाभी, लेकिन कभी सुमित की फ्रेंड भी हूँ। और मतलब हमारा जो रिलेशन है दोनों का वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशन है और बहुत ही मतलब प्यार भरा रिलेशन है, जिसमें हम कभी एक दूसरे पे अपना नाराज़गी भी जाहिर कर देते हैं और प्यार तो बहुत ही है एक दूसरे के लिए, नो डाउट। क्योंकि सुमित की जो नेचर है वो बहुत यूनिक है एक्चुअली। वो जानते हैं कि मुझे किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है, तो कभी वो बच्चे बन जाते हैं और मैं भी उनके साथ वैसे ही बन जाती हूँ। और कभी जहाँ पे कोई सीरियस कोई मैटर होता है तो उसमें भी वो बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो अपने सजेशंस रखते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। ही इज़ वेरी पेशेंट, बहुत अच्छे से वो मतलब गुड लिसनर, पहले पूरी बात को सुनेंगे। शायद मैं कभी ना भी सुन पाती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें हमारे टेस्ट भी सिमिलर हैं, मे बी टच वुड, इस वजह से हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा है। जैसे सिंगिंग है जैसे, तो वो तो नो डाउट बहुत ही अच्छा गाते हैं। बीच में कभी कभी मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ उन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक स्म्यूल ऐप है तो उस प्लेटफॉर्म पे उनके तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। कई बार वो क्या करते हैं, मतलब मेरी हैं उनके साथ लेकिन बहुत थोड़ी सी हैं, तो वो क्या करेंगे अपना पार्ट रिकॉर्ड करके बस वो शेयर कर देंगे, भाभी अब आपकी टर्न। तो कुछ एक सॉन्ग्स मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट हैं जो हमने आपस में मतलब गाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जैसे टेस्ट में भी हमारा जो है, जैसे उनको पहले थोड़ा मतलब स्पाइसी फूड पसंद है, मिर्ची विर्ची ज़्यादा। मेरा और उनका टेस्ट हमारी पूरी फैमिली में सिमिलर है ये वाला। कई बार भाभी हरी मिर्च वाला पराठा, फिर अब हरी मिर्च काट के बनेगा पराठा, बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी बॉन्डिंग है। मैं अपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सुमित के साथ डिस्कस करती हूँ एंड नो डाउट मतलब मुझे सोल्यूशन भी मिलता है उन चीज़ों का, ठीक है। गुस्सा भी एक दूसरे पे हो रहे हैं, सब घूमने फिरने का भी शौक़ है। बहुत बार मैं कह देती हूँ सुमित आज चलो फिर आज मनसा देवी चलते हैं। कभी नहीं हुआ कि सुमित ने मुझे ऐसा कहा हो कि नहीं आज टाइम नहीं है। जब भी मैं कहूँगी ना क्या प्रोग्राम है आपका, कुछ नहीं आप बताओ, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं, आप बताओ आपने कुछ प्लान कर रखा है तो मैं कहूँगी अच्छा चलो आज बच्चे भी घर पे हैं, चलो आज मनसा देवी जाके आते हैं, चलो फिर। तो वो मेरे साथ फटाफट रेडी हो जाएंगे, बच्चे साथ में होंगे, हम लोग चले जाएंगे और पूरा फन करते हुए हम जाते हैं। कभी सुखना लेक चले गए या मतलब
हर जगह पूरी मस्ती के साथ हम जाते हैं, मतलब बहुत लाइवली जो है उनकी वो नेचर है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी हैं। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, बट ही नोज़ हाउ टू डील, हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो उन्होंने भी फेस की होंगी अपनी लाइफ में, और क्योंकि आप भी समझ सकते हो और हम सब समझते हैं उस चीज़ को, बट फिर भी कितना मतलब वाइजली उन्होंने उन चीज़ों को हैंडल किया है, और कितने वो फर्म हैं अपने गोल्स को लेकर, अपनी मतलब क्या उनकी डेडिकेशन है, ये बहुत कुछ है। मतलब इतने शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी चीज़ें नहीं है मेरे पास जिन्हें मैं एक्सप्रेस कर सकूं, बट मैं फील कर सकती हूँ कि जो वो आज हैं उसके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल भी किया होगा, कितना हार्ड वर्क किया होगा, और कैसे वो आज मतलब वो एक और चीज़, चलो ये प्रोफेशनल, इसके अलावा अब अभी फैमिली वाली बात, उनको मालूम है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, कोई नाराज़ तो नहीं हो गया, क्या बात है आज आपका मूड इतना ऐसे क्यों लग रहा है भाभी, आज ऐसे क्यों, परेशान से क्यों हो, मतलब वो एकदम से समझ जाते हैं फेस देखकर, ठीक है। फिर मुझे तो वैसे भी मुझे बहुत बार कहेंगे कि बस पूरे घर में एक आप ही की आवाज़ ऐसी है जो मेरे कानों में बहुत क्लियरली सुनाई देती है, आप आते रहा करो क्योंकि रौनक लगी रहती है फिर, ठीक है। तो टच वुड हमारा ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही बना रहे। मुझे सुमित से इतना ही प्यार, मतलब बहुत बहुत प्यार मुझे मिला और आगे भी मुझे मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी है, और बस हमारा रिश्ता हमेशा जो है इतना ही प्योर और इतना ही रिस्पेक्टफुल जो है एक दूसरे के लिए हो। सुखना लेक का जो एक ये जो भी घटना है, इसमें क्या हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे वो है चंडीगढ़ वो बर्ड पार्क जो है वो भी नया ही जो है वो स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर आई थिंक, है ना। सो वी वेंट देयर, बच्चे थे, मम्मी पापा थे साथ में, मैं थी, हस्बैंड नहीं थे क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो टूर पे थे। तो हम लोग गए, और मोस्टली यही होता है कि हम गाड़ी से ही, अगर कोई वहाँ पे कोई गार्ड है या कोई पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी हो या कोई, तो अगर वो गाड़ी रोकते हैं और एंट्री करने से वो हमें रोक रहे हैं, तो हम उन्हें अगर बताएं कि नहीं हमारे साथ एक पर्सन ऐसे भी हैं, ठीक है, तो जो कि मतलब व्हील चेयर है या कुछ है, तो वो हमें अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें ना एक पॉइंट पे रोक दिया, और हमें दे डिडंट अलाउ, एक्चुअली दैट पर्सन डिडंट अलाउ अस कि हम एंटर हो सके। तो मतलब कुछ थोड़े वो ब्लंट, मतलब कुछ रूड से, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किए कि अगर जब हमने उनको कहा कि व्हील चेयर पे हैं और मतलब ऐसे मूव नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा तो फिर घूमने आते ही क्यों हैं। सो विच वॉज वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा सपना भी नहीं देखेगा कभी कि कोई इंसान जो है वो फिजिकली डिसेबल है या कुछ है, ठीक है ना। हर कोई, ईश्वर ने जिसको जैसे बनाया है, मुझे लगता है हम लोगों को उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और इन चीज़ों के लिए मतलब हमें हमेशा जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, हमें आगे भी आना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि कभी ऐसे जो पर्सन है उनको कभी भी ऐसा फील ना हो, उनको कभी ऐसा रियलाइज़ ना हो कि नहीं ये कमी है, इस वजह से आपको सामने वाले ने इस तरीके से बोला। तो कभी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ अच्छे एक्सपीरियंस बहुत हैं। हम मनसा देवी जाते हैं तो हमें वहाँ पे हम इतनी बार गए हैं, हमारा जब मन करता है हम तभी चले जाते हैं, और कभी भी सुमित ने मना नहीं किया। सुमित हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ ठीक है, भाभी ने कहा तो जाना है, मना नहीं करना। हम जाते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, वहाँ पे सब हमें कोऑपरेट करते हैं। वहाँ का स्टाफ, वहाँ पे जो भी जो पुलिसमैन है, वो जो भी ड्यूटी पे हैं, सब लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है, मतलब ये नहीं है कि हर बार सेम ही होते हैं, कभी कोई होता है ड्यूटी पे, कभी कोई होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें स्टॉप कर दिया हो एक जगह पर कि नहीं आप अलाउड नहीं, आप अंदर नहीं आएंगे, या रुकिए ये लाइन पहले ख़त्म होने दीजिए, कभी नहीं। बल्कि वो तो फटाफट आते हैं, व्हील चेयर को हाथ लगाते हैं, जगह आगे बनवाते हैं माता रानी के दरबार के पास, और फिर वहाँ जाके जो है सुमित को अच्छे से दर्शन करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुमित को देख के खुद से इनिशिएटिव लेके मिलने के लिए आते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं सुमित या बच्चे कभी हमारे जो पास में मंदिर है, हम वहाँ भी जाएं ना अगर, तो वहाँ पे वो पंडित जी क्या हैं, सब मिलने के लिए आएंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। कोई पर्सन ऐसा जो वहाँ पे मतलब भगवान जी के वहाँ अपनी ऑफरिंग के लिए आया हुआ है, वो भी आके खुद से मिलने लग जाएंगे, सुमित से बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है। वो खुद मतलब एक ऑरा बोलते हैं ना, वो ऑरा है उनमें, जो वाकई ही लोगों को जो मतलब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली अगर कोई भी पर्सन अगर मतलब जो इस फेज को जो है वो फेस कर रहा है एक्चुअली, और वो किसी रिलीजियस प्लेस पे जाता है, जैसे अभी गुरुद्वारे की बात मेरी बेटी ने आपको बताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी लोग हैं जो वहाँ जुड़े हुए हैं, सब जो वहाँ सेवा करते हैं या कोई भी, तो उनको शायद ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके का पर्सन कोई मंदिर में आ रहा है या गुरुद्वारे में आ रहा है, जो अभी बात हो रही है, उनकी डेडिकेशन देखिए। आप ये देखिए वो किस भाव से आ रहे हैं। व्हील चेयर इज़ नॉट अ बिग इशू, इसमें कोई मतलब कि उसको नॉर्मली भी लिया जा सकता है। व्हील चेयर पे कोई भी बैठना नहीं पसंद करेगा। तो लाइफ है, जैसे भगवान ने दी है उसी तरीके से हम लोग उसको जीते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्हील चेयर पे है भी, उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगी कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक लोगों में अभी भी है ये चीज़, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। एक कोऑपरेशन और एम्पैथी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है ऐसी जगह पे। सुमित मेहता मेरे चाचू हैं, एंड ही इज़ मोर लाइक अ ब्रदर और अ फ्रेंड टू मी, क्योंकि ही हैज़ सीन मी ग्रोइंग अप बेसिकली। जब मैं पैदा हुई थी वो 18 साल के थे, तो देयर इज़ अ प्रॉपर, आई वुड से, अ लाइफ टाइम जो उन्होंने मुझे देखा है अपने सामने ग्रो होते हुए। एंड एक वो वाला कनेक्शन है वेरिन, जैसे एक वो होता है कि जहाँ आई नो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मे बी चाहे मैं पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पा रही या मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पा रही, तो आई नो कि चलो वो हैं, इवेंचुअली आई नो कि मेरे पास कोई है जाने के लिए। एंड ऑल्सो बिकॉज एज गैप बहुत मतलब है, डेफिनेटली है, बट ऐसा इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो पेरेंट और चाइल्ड का होता है। तो उस वजह से एक फ़नी वो हम दोनों के बीच में रहता है, वेरिन आई कैन बी, हम किसी भी टाइप का एक साथ मजाक कर सकते हैं एंड चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और साथ में काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। जैसे जनरेशनल वाइज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंटरेस्ट काफ़ी ओवरलैप कर जाते हैं। आई वुड से मूवीज़ में जैसे हमारा इंटरेस्ट है, या घूमने जाने में इंटरेस्ट हो गया, या आजकल जो चीज़ें चल रही हैं इकट्ठे बैठ के चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना, उनको डिस्कस करना। सो हमारे वो भी काफ़ी टाइम हम बेसिकली साथ में स्पेंड कर लेते हैं। एंड ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नीचे आती हूँ तो वो मुझे बहुत डांट के भगा दें कि मेरे पास अभी तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है या कुछ। वो अपना जितना भी, इवन दो वो काम कर रहे होते हैं, ही इज़ नेवर रूड, तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं। एंड अपने जितना भी वो काम कर रहे हो उसके अलावा वो सैटरडे संडे को डेफिनेटली टाइम निकाल कर हम दोनों बच्चों को बहुत टाइम देते हैं। एंड जो भी हम कहते हैं उनको, वो उसके लिए भी हमेशा अग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। सैटरडे संडे को यूजुअली ये होता है कि कोई एक चीज़ साथ में बैठ के देखनी है, या अगर आप कुछ देख नहीं रहे तो जैसे गर्मियों में ये होता है कि वॉक करने साथ में जाना है, चाहे मंदिर तक जाया है, चाहे वैसे ही अपने घर के आसपास चक्कर लगा लिया। सो मतलब कोई एक चीज़ सैटरडे संडे को टाइम निकाल के 1 घंटा साथ में करनी है, वो चाहे उनका इंटरेस्ट हो चाहे मेरा इंटरेस्ट हो। इसमें प्रणव डेफिनेटली एंड मम्मा भी होती ही हैं। जैसे हम अगेन चंडीगढ़ कभी सुखना लेक चले गए, कभी कहीं चले गए, तो हम
चारों एक्चुअली आई वुड से चाचू, मम्मा, मैं और प्रणव, हम चारों आपस में बहुत घूमे हैं, साथ में निकले हैं, क्योंकि आई वुड से यंगर जनरेशन। प्लस पॉइंट मेरे लिए है डेफिनेटली, बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है अपने से 18 इयर्स एल्डर पर्सन से। बट एक वो जो होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स जनरेशन, अब आप मजाक नहीं कर सकते ऐसे पेरेंट्स के साथ बैठकर, इवन तो उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डांट के साथ आता है, वो ऐसे बिठाकर समझा नहीं पाते जिस तरीके से आपको चाचू समझा देते हैं, क्योंकि वो थोड़े अब अगर पापा उनसे भी 9 साल बड़े हैं तो फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस ज़्यादा वो गुस्से से स्टर्न रहेंगे, बट चाचू वो ये चीज़ हंसी मजाक भी करेंगे, चीज़ें समझाएंगे भी, और आपको उनको देखकर भी मतलब एक वो मजाक मस्ती वाला इंस्पिरेशन मिलता है, पापा को देख के सीरियसनेस वाला मिलता है, वो वाला डिफरेंस। सो दैट 18 years प्लस पॉइंट इज डेफिनेटली देयर कि हाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, बट इट इज़ ऑल्सो प्लस कि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है एज का, वरना फिर वो वही बोरिंग रिलेशन हो जाता, वो उसमें फन नहीं रह पाता इतना। आई वुड से कि अब दिस इज द थिंग कि हम बचपन से, क्योंकि हम दोनों प्रणव और मैं हम देखते आ रहे हैं, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा से यही देखा है। हमने कभी ऐसे सुना भी नहीं कि इट इज़ अ स्पेशल थिंग और इट इज़ अ बैड थिंग और या फिर ऐसा कुछ, इट इज़ जस्ट हमने ऐसा ही देखा है, यही है, क्योंकि हमने ये चीज़ बचपन से एक्सेप्ट करी हुई है, हमने उसको लिमिटेशन की तरह नहीं देखा। अब जहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अब एक पर्टिकुलर जगह पे आप जा रहे हो, आप वहाँ उनको नहीं लेके जा पा रहे हो, या स्टेयर्स हैं या कुछ इशू है, तो हमें वो एक चीज़ आदत पड़ी हुई है कि चलो ईदर वे यू विल लाइक अवॉइड इट, कि ठीक है नहीं हो पा रहा तो अब इसको छोड़ दो, या फिर हमारी ये कोशिश रहती है हम सबकी कि जहाँ पर भी हो सके हम लेकर जाएंगे, चाहे हम जैसे भी लेकर जाएं। आई हैव ऑल्सो नोटिस कि ये एक जनरेशनल इशू भी है, लाइक कंसिडरिंग कि जो मेरी जनरेशन है, विच इज़ एक्चुअली जो अभी 20s में है, दैट जनरेशन इज़ मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स इट। जैसे यूजुअली क्या होता है कि जब हम कभी बाहर जाते हैं, आपको कोई 30s में 40s में कोई मिल रहे हैं, उनका 2 मिनट को क्वेश्चन ये रहता है, ये कैसे हुआ, इनको क्या हुआ। Whereas if I am introducing any of my friend to my चाचू, या कभी कोई फोटो देखता है, कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इवन वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्ट, मेरे फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हैं बच्चों वो पहले चाचू से मिलने जाते हैं सुमित के साथ, वो मुझसे बाद में मिलते हैं, पहले सीधा वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो चाचू की अब नेचर है, वो बहुत फन लविंग है, वो तो मेरे दोस्तों से भी दोस्ती कर लेते हैं। बट एक जैसे एक जनरल चीज़ होती है कि सबसे पहले एक टाइम पे, अब जैसे कोई मम्मा के फ्रेंड हो, पापा के फ्रेंड हो, वो आते हैं ना, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट माई फ्रेंड्स या पीपल ऑफ माई एज डोंट आस्क दैट क्वेश्चन एनी मोर। उनके लिए तो सब नॉर्मल हो गया है, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट। सो वो एक जनरेशनल आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट है टूवर्ड इन आवर जनरेशन आई वुड से। बट हाँ, एट द सेम पॉइंट देयर आर पीपल जो इसको थोड़ा उनकी एबिलिटी को अंडरमाइन भी करते हैं, वो इसको एसोसिएट कर लेते हैं मेंटल इश्यूज के साथ, और वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये क्या करते हैं। सो जब आप उनको ये बोलते हो ना कि वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो काम करते हैं, तो वो शौक की तरह आता है उनके लिए कि अच्छा ये काम भी कर सकते हैं, तो वो चीज़। सो बोथ एंड्स पे लोग हैं, बट आई वुड से कि हाँ, हमारे एनकाउंटर्स पॉजिटिव लोगों के साथ हुए हैं। स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आई वुड से कि एक पर्टिकुलर टाइम है जो चीज़ जैसे चाचू को भी बुरी लगी थी। अब ऑब्वियसली वो बहुत वर्बली इसको एक्सप्रेस आई वुड से नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली उनको बुरा लगा था। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट आउट एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर उस चीज़ के लिए कुछ हो सकता है या उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। सो दिस इज़ आवर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जो सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके काफ़ी फ्रेंड्स ने भी
गो थ्रू किया है और उन्होंने शेयर किया है दैट जब भी हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलरली, अब जैसे वो व्हीलचेयर पे हैं तो वो व्हीलचेयर को दरबार के अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ऑल्सो कभी कभार हमें वो बहुत एक रूड वे में हमें बोला गया है कि आप अगर अंदर नहीं जा सकते तो फिर मतलब हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। सो हमारा पॉइंट सिर्फ ये है दैट अगर क्लेanलीनेस इज़ द इशू तो एक सजेशन ये रहेगी दैट उनको अपनी व्हीलचेयर्स रखनी चाहिए हैं जिसके ऊपर हम किसी ऐसे पर्सन को बिठाकर आगे तक लेकर जा पाएँ, क्योंकि वो उसको रूड तरीके से बोलना या मना कर देना शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ एनी प्लेस फॉर दैट मैटर जहाँ पर ऐसा होता है। बट अब हमारे पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस 3-4 बार ऐसे रहे हैं, सो दैट वुड बी अ पॉइंट जो आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट। मेरा नाम प्रणव है एंड सुमित मेहता मेरे चाचू हैं। वो काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी हैं। अगर जैसे मैं उनके पास जाके बैठ जाऊं, वो सीरियस काम कर रहे होंगे, उन्हें मुझे भगाना है कमरे से कि ये मुझे परेशान करेगा बाकी, वो अपने आप को ही गाना गाना शुरू कर देंगे। जैसे उन्होंने बताया होगा आपको वो हम तेरे बिन रह नहीं सकते, वैसे ही उसे तोड़ दी, कोई भी गाना लेंगे उसे तोड़ देंगे वो। फिर उन्हें पता है मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं कमरे से चला जाऊंगा। या फिर वो क्या करेंगे, वो कुछ अपने उपनिषद लगा के शुरू कर देंगे, उसे सुन लेंगे बीच में, पर जब मैं चला जाऊंगा फिर उसे वो बंद कर देंगे। बस मोटिव ये है मुझे कमरे से बाहर निकालना ताकि मैं उन्हें इरिटेट ना करूं। हार्ड वर्किंग है वो काफी। वो जैसे ऑफिस का काम कर रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ एक ही पोस्चर में वो काफी टाइम तक बैठे रहते हैं, तो वो चीज मैं देख के काफी शॉक होता हूँ। मतलब मेरी बैक में पेन होने लग जाता है अगर मैं आधा घंटा भी वैसे बैठूं तो। वो कभी भी शायद, अब देखो उनके बॉर्न होने के बाद मैं उन्हें ऐसे तो नहीं पता मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुए अपने बॉडी को, फिजिकल उसको लेके। वो अब जैसे काम कर रहे हैं, वो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये सब जैसे उन्हें होता है कि हाँ हमें ये है, तो वो डीमोटिवेट फील करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये बात तकरीबन 26 साल पुरानी बात है और हम लोग दिल्ली से नए नए चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे और हमारी एक फैमिली गैदरिंग थी जहाँ पर और भी फैमिलीज आती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं और सुमित हर वक्त उस गैदरिंग में घंटों बात कर रहे हैं। वो गैदरिंग का अपना एक फॉर्मेट था, हम कुछ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ ज़रूर होती है जो मैंने महसूस किया है कि दोस्ती या कोई भी हम किसी के करीब जाते हैं तो वो शायद कई बार एक कोई आपके अंदर का एक एहसास होता है जिसको आप शायद बयां तो नहीं कर सकते, पर वो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के करीब ले जाके बैठा देता है। और क्योंकि सुमित और मैं बिल्कुल हम उम्र हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट एक ही क्लास में, एक ही तरीके के इंटरेस्ट कह सकते हैं। सुमित को पोइट्री का शौक़, जो मुझे भी कहीं ना कहीं है। सुमित गाना बहुत अच्छा गाता है। वो आस्पेक्ट, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज़ है सबको पसंद होता है, तो एक नेचुरली उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि हाँ सुमित को और जानने के लिए मैं आगे बढ़ा। और चांस की बात ऐसी हुई कि ग्रेजुएशन की भी जब बात आई तो मैं और सुमित ऑलमोस्ट एक ही सब्जेक्ट की तरफ जा रहे थे, जो कि कंप्यूटर साइंस था। वो अलग बात है कि हम लोग अलग अलग पढ़ाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज से की है। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। तो अगर मैं सुमित से अपनी कोई दोस्ती ऐसा बोलूं कि हाँ यही 4 पॉइंट हैं, तो नहीं, मुझे लगता है एक बहुत ही नेचुरल अट्रैक्शन या इंक्लिनेशन होता है किसी की तरफ, जो मेरे और सुमित के बीच में रहा। और हम लोग ऐसा नहीं था कि हम हर रोज़ बात कर रहे हैं, मे बी 1 महीने में 2 महीने में कभी एक बार बात। रादर जब मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से हैदराबाद आ गया तो उसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी ज़्यादा होने लगी।
शायद कई बार आप दूर रहते हैं तो आप एक दूसरे को ज़्यादा जानने की कोशिश भी करते हैं और तब हम बस फ़ोन उठा के एक दूसरे से गपशप कर लेते हैं। तो हमारी दोस्ती कुछ ऐसी ही रही है और हम दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन है। एक इंटरेस्ट जो मुझे नहीं पता सुमित जी से आपसे कभी आपकी पहले इस बारे में बात हुई है कि उनका आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ही ज़्यादा रुझान है। वो भागवत गीता भी पढ़ते हैं और वैसे ही रुझान कहीं ना कहीं मुझ में भी है। तो मुझे एक ऐसा लगा कि जैसे एक दो दोस्त होते हैं, दो इंसान होते हैं, तो मैं सिर्फ यही समझ पाया हूँ कि दो लोगों के आपस में अगर बातचीत करने का मन है तो वो दोस्त हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और मुझे समझ नहीं आता कि हम दोस्ती के बारे में क्या बोलें। बाकी हर इंसान की अपनी जर्नी है और हर कोई जी रहा है उस चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों कंप्यूटर साइंस की तरफ अपनी ग्रेजुएशन को लेके जा रहे थे। मैं जैसे कॉलेज जाता था या मैं उसके लिए फॉर्म्स भर रहा था और जो भी हमारी बेसिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बातचीत होती थी वो सुमित के साथ मैं शेयर करता था। कभी हम लोगों ने कोई वेबसाइट बना रहे हैं कॉलेज में तो उस बारे में कुछ बातचीत हो गई, कौन सी किताबें इस्तेमाल हो रही हैं, उस तरीके की बातचीत हो गई। पर ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने वो पढ़कर मैंने उस फील्ड में कभी नौकरी नहीं करी। पर सुमित जो उस फील्ड में मुझसे पूछ भी रहा था, अगर उसको लगता है कि मैंने उसको कुछ गाइड किया भी है तो उसकी नौकरी वही कर रहा है इस वक्त। वो सारा काम जो एक कंप्यूटर साइंस में किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो उसको एप्लीकेशन में जो लाया है वो सुमित ही लाया है। मैं मैनेजमेंट किस्म का बंदा हूँ तो मैं दूसरी तरफ निकल गया अपने करियर को लेके। चाहे मेरी और सुमित की पढ़ाई एक जैसी है। हम दोनों जब मिलते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी और नौकरी के दिनों में भी, तो हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते थे कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अभी कुछ 1-2 साल पहले भी सुमित और मैं सोच रहे थे कि कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो पर वो जो बातें अभी पूरी नहीं हुई तो उनके बारे में क्या बात करें। अभी हम दोनों ने कुछ उसको आगे कुछ फाइनलाइज नहीं किया, पर हमारी ऐसी एक जनरल टॉक्स टेक्नोलॉजी को लेकर चलती रहीं। और वो बाकी जहाँ तक रही सुमित की जर्नी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या उसकी आगे जो वो जॉब कर रहा है, वो पूरी की पूरी उसकी खुद की मेहनत है। उसमें कोई उसको कोई सिखा नहीं सकता। वो अगर उसको कोई डायरेक्शन हल्की सी लगी भी कि किसी ने बता दिया कि यहाँ पर कुछ है, बाकी खोजा तो उसने खुद ही है। तो उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं और किसी एक को दूसरे की बात को समझ आ जाए और वो उस चीज़ की गहराई में चला जाए। बस इतना ही हम दोनों का बातचीत का योगदान मुझे लगता रहा होगा सुमित की लाइफ में, जहाँ तक रही कंप्यूटर साइंस की बात। मैं इसको इस तरीके से बात करना चाहूँगा कि हम दोनों जब भी आपस में बात करते हैं तो मेरे कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ के रहे हों, वो मैंने सुमित के साथ डिस्कस किए कि सुमित ये मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुई जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ बहुत ही ख़राब हो चुकी और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसी कई बातें हैं जो हम आपस में डिस्कस करते हैं और वो मुझे लगता है कि वो मैं और सुमित ही नहीं, कोई भी दो दोस्त आपस में वैसी ही बात करते हैं। मुझे जो सबसे जो हम आज सुमित के बारे में जो भी हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे इसलिए नहीं लगता कि सुमित स्पेशल है इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सुमित एक आम इंसान है, हम इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम अपने आसपास भी देखें, हर इंसान स्पेशल बनना चाह रहा है और वो बाकियों से दूर हो जाता है। पर सुमित एक आम इंसान है और इसलिए वो सबके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके जीवन में एक उत्साह भी आपको दिखाई देगा। तो सुमित और मेरी दोस्ती जैसे एक दो दोस्त आपस में कुछ अपनी लो मोमेंट्स या हाई मोमेंट्स डिस्कस करते हैं लाइफ के, हंसी मजाक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की दोस्ती रही है।
आज तक और आगे भी वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि हम दोनों का कनेक्ट जो है वो एक आम दोस्तों की तरह है, एक आम इंसान की तरह है। हम दोनों, ना सुमित मुझे कुछ स्पेशल मानता है, ना मैं सुमित को स्पेशल मानता हूँ। हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से जितनी गपशप करनी होती है हम कर लेते हैं। हम दोनों की अप्रोच जो है गीता को लेकर या अध्यात्म को लेकर थोड़ी डिफरेंट है अभी। वो इस तरह से है कि बात हम दोनों वही समझते हैं जो समझ आनी चाहिए। सुमित जैसे एक ग्रुप में भागवत गीता जो है वो बैठ के अपने दोस्तों के साथ उसका अध्ययन करने में रुचि रखता है और वो उसको अच्छा लगता है कि उससे उसको लगता है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मेरा पर्सपेक्टिव उसकी तरफ ये है कि मैं अपने कमरे में बैठकर उसके ऊपर चिंतन करने में ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो जो एक अप्रोच होती है गीता को लेकर, भागवत गीता को लेकर या उसे समझने को लेकर, सुमित की आउटवर्ड है और मेरी थोड़ी इनवर्ड है और उसके रीजंस अपने अपने हैं। तो सुमित की क्यों आउटवर्ड हो सकती है वो इसलिए भी क्योंकि वो एक सोशल इंसान है, वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद करता है। और मेरे लिए इनवर्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत ही पर्सनल डिसिप्लिन हो जाता है। वो हर इंसान की अपनी जर्नी हो जाती है, तो मेरी जर्नी दूसरा जान के कर भी क्या ही लेगा, तो मैं इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाता नहीं हूँ। तो पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सुमित और मैं एक दूसरे से इस चीज़ में डिसएग्री कर रहे हैं, तो बट वी हैव एग्रीड टू डिसएग्री ऑन दिस फैक्ट कि उसका एक अपनी अप्रोच है अध्यात्म को लेकर और मेरी एक अपनी अप्रोच, और मुझे लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि हर किसी की अप्रोच अपनी अपनी जर्नी में एक तरीके की होती है। देखिए, जिस फील्ड में सुमित है, टेक्नोलॉजी फील्ड, ये अपकमिंग फील्ड है, रादर अपकमिंग क्या, हर टेक्नोलॉजी के बिना आप शायद हम सब अधूरे ही हैं। सुमित की इस फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है सेल्फ लर्निंग का, और किसी भी फील्ड में जो एक सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट है, खासकर टेक्नोलॉजी फील्ड में, आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि जो अगर हमने सी लैंग्वेज से शुरू किया था तो हम C++ नहीं करेंगे, कि हम जावा नहीं करेंगे, और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सुमित के साथ जब भी मेरी जो भी इंटरेक्शन डेप्थ में हुई इन चीज़ों में, मैंने देखा है कि सुमित ने अपने आप पढ़ा है किताबों को लेकर। सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना, ग्रेजुएशन तो मैंने भी की हुई है सेम फील्ड में, सुमित ने भी की हुई है, पर हम दोनों ने अपनी अपनी जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं। जबकि सुमित ने टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू रखा, और टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू रखने के लिए एक बहुत डेप्थ में जाने का एक एटीट्यूड होना चाहिए जो सुमित में है, जो वो एक डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करता है। उसके बाद उसने, मुझे नहीं पता आपको उसने बताया कि नहीं बताया, उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक वेबसाइट डेवलपमेंट की एक छोटी सी कंपनी भी खोलने की कोशिश करी थी, ऑल्दो वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाई फॉर जो भी कुछ रीजंस रहे होंगे, पर वो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहता है, उसको वो फील्ड पसंद है। और अगर हम आने वाली जनरेशन या जो भी करंट जनरेशन जो कॉलेज से पास आउट हो रही है टेक्नोलॉजी फील्ड में, या जिसको ऐसा लगता है कि बस मैंने टेक्नोलॉजी में डिग्री कर ली है तो वो हो गया ख़त्म, वो वैसा नहीं है। उसके लिए वो समझ सकते हैं कि सुमित या और जो टेक्नोलॉजी के लेकर उन्होंने कितना डेप्थ में उसके अंदर जाते हैं, और उस चीज़ को में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू सर्विसेज डेवलपमेंट की साइड काम करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इस फील्ड के अंदर जो डिसिप्लिन चाहिए वो मुझे लगता है वो सुमित के अंदर एक नेचुरली है, और उसने उस चीज़ को कभी भी छोड़ा नहीं, और उसको एक डिसिप्लिन को डिसिप्लिन की तरह चलाता रहा। नहीं तो लोग कई बार अपना, उनके पास स्किल तो होता है पर वो उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होते, उस चीज़ को
डेवलप करने के लिए। और वो जो एस्पेक्ट है वो सुमित से ज़रूर सीखने वाला है, जो हर इंसान को करना चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अगर आप देखें वो सिंगिंग में था। एक सिंगिंग जो एक म्यूज़िक है उसमें अपने आप में बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, बहुत रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो कर रहा है, वो अध्यात्म में है। भागवत गीता कोई ऐसी किताब नहीं है कि आपने बस ऊपर आए, श्लोक पढ़े और घर चले गए। उसके अंदर भी डेप्थ की ज़रूरत है। तो वो जो उसका एक एट्रीब्यूट है किसी भी चीज़ की गहराई में जाने का, वो उसके हर काम में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो उसकी प्रोफेशनल वर्ल्ड है, उसका पर्सनल वर्ल्ड है, या वो कुछ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक सीख रहा है या पोएम्स कर रहा है। ये सब चीज़ों में वो उसका एटीट्यूड डेप्थ में जाने का आपको ज़रूर दिखाई देगा। सुमित से मैंने जब भी बात करी है, और जब भी उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करी हैं, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ जानी है कि उसके अंदर जो फीलिंग्स उठती हैं वो जैसे किसी एक मुझ में भी वैसी फीलिंग्स उठती है। वो मेरे और भी कोई दोस्त होंगे उनमें भी वैसी एक फीलिंग्स उठती है कि वो उन फीलिंग्स को पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि सुमित एक मैच्योर बंदा है। वो उन फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो उन फीलिंग्स को समझ पा रहा है। और जब वो दूसरों की तरफ, उसका एक स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि जहाँ से ज्ञान मिल जाए ले लो और जो अच्छा ना लगे छोड़ दो। तो वो एक स्टेटमेंट ज़रूर है सुमित की जो बड़ी एक्सेप्टेंस वाली है, क्योंकि आप तभी इस चीज़ को ये चीज़ करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, आपको सामने वाले की एक्सेप्टेंस कि मैं सामने वाले को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, और दूसरा वो सही और गलत की पहचान। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं वो सुमित में मैंने देखे हैं कि उसको दिखते हैं, और वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। ये ज़रूर है कि वो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं उसके, वो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि उसके अध्यात्म की तरफ से ज़्यादा आए हैं, उससे उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है उन सब एस्पेक्ट्स में लेकर। पर कुछ एक उसकी जैसे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, मैंने बोला कि किसी चीज़ की डेप्थ में जाने का, तो ये दोनों के मिश्रण से वो एक्सेप्टेंस एंड डिसर्निंग की क्या सही और क्या गलत है, वो इन दोनों चीज़ों को समझ पाता है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। जब मैं डाउन टू अर्थ कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप आएँ और सुमित के ऊपर से निकल जाएंगे। सुमित का अगर अपना पॉइंट है तो वो उस पॉइंट को रखने में सक्षम है। वो अपने पॉइंट को बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखना चाहता है। अगर वो सामने वाले को अपना पॉइंट बता रहा है तो उसके अपने रीजंस रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसको वही कहना है, तो वो अपने रीजंस के साथ बात करता है। आप एक रैशनल थिंकिंग वाला बंदा है जिससे आप कुछ लॉजिकल बात कर सकते हैं बैठ के। नहीं तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों में हम आपस में बातचीत तो करते हैं, कई बार इधर उधर की बातें ही होती रहती हैं और कभी भी कोई बातों में कोई गहराई नहीं रहती, सिर्फ ऊपरी बातें होकर निकल जाती हैं। लेकिन सुमित के केस में ये है कि जब मैं बात करता हूँ, या आई एम श्योर जो बाकी लोग भी सुमित से अटैच्ड हैं वही बात करते होंगे, उन्होंने ये बात को ज़रूर देखा होगा कि वो अपनी बात को समझदारी के साथ आगे रखता है। बाकी मानना नहीं मानना वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और हम उसके साथ एक मैच्योर टॉक में एंगेज हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि उस सुमित की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरा नाम राहुल जड़वाल है और मैं सुमित भैया को 2010 से जानता हूँ। हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है मिस्टर शाश्वत गुप्ता, उनके थ्रू मैं इनसे मिला था जब मैं कॉलेज में था। और जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने किसी कह लीजिए इनके ये कंप्यूटर की नॉलेज के लिए हमसे मिले थे, और उसके बाद आज तक हम वो कंप्यूटर की नॉलेज से लेकर शाम की वॉक और करते करते हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि हम लाइफ की
जो भी बातें होती हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल है हम दोनों की, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर है, पॉलिटिकल, फ्रेंड्स, कोई भी, तो हम हर चीज़ पर बात करते हैं। और वो बात करते करते आज 2023 हो गए और इस बात को 13 साल हो गए, और टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे खुद पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि सुमित भैया जैसे इंसान मुझे कोई दूसरा इंसान मिला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करी है, चाहे वो किसी भी कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो। तो ऐसे इंसान मिलना लाइफ में एक तो बहुत कम है, और मेरी किस्मत अच्छी, मैं खुशकिस्मत बोल सकता हूँ अपने आप को कि मुझे सुमित भैया जैसे इंसान मिले जिनसे मैंने अपनी सारी बातें शेयर करी, और मुझे लाइफ जीने का भी एक दूसरा नज़रिया पता चला जो सुमित भैया ने मुझे दिया है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो अपने श्रद्धा के, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, जैसे भी हैं, तो उनसे भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो वो सब मुझे सुमित भैया से मिला है। वैसे तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ उनका रेफरेंस देके बताऊँ, बट एक चीज़ मैं जानता हूँ कि सुमित भैया जैसा डेडिकेशन रखने वाला इंसान, अगर ऐसी डेडिकेशन किसी भी इंसान में आ जाए और वो किसी भी फील्ड में चला जाए, वो 100% सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आपको कुछ भी पाने के लिए आपको एक डेडिकेशन दिखानी होती है, मेहनत करनी होती है, एक जगह आपको बैठ के उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है। तो वो आप तभी ले पाओगे जब आप उसके प्रति प्यार दिखाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। पहली तो बात इंटरेस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब उस इंटरेस्ट है तो उस चीज़ के लिए आप इतना कर जाओ कि आप वो आप एग्जाम्पल बन जाए आपका कि हाँ इन्होंने ये चीज़ आप अचीव करी है। तो सुमित भैया के अंदर वही चीज़ थी। उन्होंने जो भी पाया, चाहे उनको जैसे भी मिला, उन्होंने उसको पूरे शिद्दत से पाया है। उन्होंने आखिरी दम तक मेहनत करी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो उनकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो कुछ भी करते हैं, तो वो आखिरी तक जाके, उस एंड तक जाके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसी डेडिकेशन अगर इंसान में आ जाए तो वो तो अचीव कर ही सकता है जो आज सुमित भैया भी अचीव कर चुके हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वो यही चीज़ मेन है उनके अंदर, यही चीज़ उनको खास बनाती है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपने आखिरी तक जाके उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है टास्क को। तो वही चीज़ एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, और वो सुमित भैया के अंदर है। जो मेरी सोच थी पहले, जो उनसे मिलने से पहले, वो ये थी कि मैं आपको सच बोलूँगा कि ऐसे इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकते या फिर मजबूर होते हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला तब मुझे अपनी अंदर की गलतफहमी का पता चला, रियल मायने में, सही मायने में। यही जो एक पहला इंप्रेशन था, जिन्होंने मेरा सारा सिनेरियो चेंज किया, किसी भी हैंडीकैप्ड इंसान के लीजिए या फिर कोई भी ऐसा आम इंसान के लीजिए, उनके प्रति। क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे मतलब सुमित भैया से मिलने से पहले कि ऐसे इंसान कभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर लाइफ भी अच्छे से जी सकते हैं। सक्सेसफुल होना तो आम बात है, लेकिन लाइफ को पॉजिटिविटी की तरह जीना और हर चीज़ को ऐसे लेना जैसे आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। ऐसा इंसान सुमित भैया से मिलने के बाद ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, और जो मेरी गलतफहमी थी उनसे मिलने के बाद ही दूर हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं सुमित भैया से पहली बार मिला तो हमारे दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है शाश्वत गुप्ता, उनके थ्रू मिला था। वो कुछ और कोई पेन ड्राइव का काम था, क्योंकि कंप्यूटर के सेम टेक्नोलॉजी जो सुमित भैया को पता है, तो उसके लिए वो पूछने आए थे। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो सच बताओ तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे वो है, क्योंकि ना मुझे शाश्वत ने बताया था। उन्होंने बोला था कि एक हमारे पड़ोसी है भैया, उनको ना कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है। तो मैं उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं आया शाश्वत के साथ, और मैंने देखा सुमित भैया को जब, तो मैं थोड़ा सा कह लीजिए कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग नहीं कह सकते, बट अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुमित भैया जैसे भी हैं अच्छे हैं भगवान की कृपा से, बट इस तरह की मुझे उम्मीद नहीं थी। बट जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बातचीत करी, तो मुझे लगा कि यार ये इंसान के पास नॉलेज ही बहुत है, और नॉलेज के साथ साथ इतने अंडरस्टैंडिंग है कि एक आम इंसान या हमारे परिवार के कई लोग भी इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे जितने वो मेरे लिए रहे हैं आज तक। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो काइंड ऑफ शुरू में शॉकिंग रहा, लेकिन बाद में हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, और इतने कंफर्टेबल हो गए कि अब हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और आज आपके सामने है कि मैं भी बैठा हूँ उनकी वजह से आपके सामने। तो जो भी है सुमित भैया की वजह से है।
उनके अंदर एक बहुत चुलबुला इंसान है। वो अगर अपनी मस्ती पर आए तो उनसे ज़्यादा मस्तीखोर बंदा भी कोई नहीं है जो मैंने देखा है उनके अंदर। तो जिंदा दिल इंसान है, नो डाउट, वो तो है ही है, तभी सबसे बड़ा एग्जांपल। उसके अलावा मतलब अगर वो जब वो मस्ती करते हैं ना, उनकी बातें बहुत अच्छी होती है। वो इतने प्यार से किसी का भी मतलब ग्रुप में मजाक बना लेते हैं कि लोग बुरा भी नहीं मान सकते और हंसते हंसते रह जाते हैं कि यार इंसान कैसे कर गए। तो वो एक उनके अंदर है जो कि मैंने देखा है कि काम की वजह से वो इतना शो नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब हम शाम को घूमने जाते थे वॉक पे, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हमारी वॉकिंग रहती थी 1 घंटे की, 45 मिनट की। तो हम मतलब हम दोस्त वो मतलब अपना सारा काम पढ़ाई छोड़ के फिर वो ऐसी ऐसी दोस्तों वाली बातें करते थे जो कि उम्मीद भी नहीं करते थे कि एक इस उम्र का इंसान करे, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको भैया बोलता हूँ, लेकिन वो हमारे लेवल पे आके हमारी जैसी बात करते थे। ये भी एक बहुत कम इंसानों में होती है इस तरह की क्वालिटी कि मतलब कि वो बच्चों के साथ बच्चों वाली, बड़ों के साथ बड़ों वाली बातें कर जाए। तो वो उनके अंदर एक स्पेशल चीज़ है और वो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया के हर इंसान को दिखाएं, ना कि सिर्फ अपने क्लोज वन को, वो बाहर जो भी कोई भी उनसे पहली बार मिल रहा है उनको भी दिखाएं। मेरा नाम शाश्वत गुप्ता है, मैं यहाँ पंचकुला ही रहता हूँ और मैं सुमित मेहता जी के लिए एक तरह से पड़ोसी की तरह ही शुरू हुआ था। कुछ मैं अराउंड 20-25 साल हो गए। ये पता था कि हाँ इस घर में कोई रहता है। दीदी आती थी पहले, क्योंकि मैं तो कुछ 5-6 साल का था शायद, तो दीदी आती थी क्योंकि दीदी का यहाँ पे भैया के पास कुछ और एक के लिए कंप्यूटर्स को लेके कुछ बात होती थी, तो मैं साथ आता था। तब इतनी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं हुई, सिर्फ ये था कि हाँ ये पता है कि एक बंदा है जो व्हील चेयर पे होता है, नाम शायद सुमित है और शायद एज में कुछ बड़े हैं। तो 10th में मेरे को जरूरत पड़ी कि मेरे को कोई कंप्यूटर्स के बारे में समझाए या मेरे को आगे ये बताए कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए और अगर मेरे को कंप्यूटर्स लेनी तो क्यों लेनी चाहिए। तो घर वालों से बात कर ली तो फिर समझ ही नहीं आई। फिर ऐसी दीदी ने कहा कि एक काम करते हैं, जो भैया एक बारी सुमित भैया एक बारी उनके पास जाके बात कर ले कि शायद कुछ फर्क पड़े। तो वही हुआ, यहाँ से शुरुआत होती है कि मैं सुमित नाम के बंदे से दोबारा मिलने आया। बंदा तो नहीं था, बच्चा ही था वैसे, तो इक्वल ही होंगे हम। तो तब वहां जाके पता चला कि यार कंप्यूटर्स लेना चाहिए। भैया ने खुद ने भी कंप्यूटर्स लिए, खुद करिए अपने घर पे पढ़ाई, BCA MCA कहीं जाने के बावजूद, मतलब कहीं एडमिशन नहीं ली, कुछ भी नहीं ली और घर पे पूरी कर ली सारी पढ़ाई। तो लगा यार कि शायद अगर भैया कर सकते हैं, चलो अगर खुद भी कर लेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो भैया तो है ही। तो ऐसे धीरे धीरे मुलाकात होती थी, क्योंकि अब 10th है, इंजीनियरिंग है, तो फिर वो आप उतने बड़े होते हो, आपको चीजें समझ आती है, फिर आप भैया से भी बात करते हो। तो वो बातें, मुलाकातें एक तरह से ऐसे बढ़ गई कि रोज घर आना, भैया चलो वॉक करने चलते हैं। तो ऐसे हमारी दोस्ती शुरू हुई ऑलमोस्ट कुछ 15 साल पहले। रोज मिलना, रोज बातें करनी, भैया को बताना पूरे दिन में क्या खुराफात मचाई, किस किस के जाके लगाई, क्या नहीं किया, इनके साथ हंसी मजाक करना। हम सारे दोस्त इकट्ठे होते थे, भैया को बिठाते थे अपने साथ और ऐसा होता था कि हम कुछ ना कुछ प्लान बनाते थे कि यार आज चलो शायद किसी और गली में जाएंगे। अरे कि अब मैं अब ज्यादा तो नहीं बोल सकता कि अब भैया के साथ हमने हर चीज शेयर करी अपनी। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि इतना मेरे घर वालों को शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा जितना इस बंदे को मेरे बारे में पता होगा। चाहे वो चीज़ मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी ऑफिशियल लाइफ है, चाहे मेरी लाइक डीप पर्सनलाइज जो होती हैं, जो बंदा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, सीक्रेट्स होते हैं हमारे। तो वो हम सारे जितने भी थे, हम यार दोस्त, हम 3 या 4 यार दोस्त थे, हम जितने भी सीक्रेट्स होते थे सारे भैया के साथ शेयर करने आते थे। मुझे जब ये इंटरव्यू के लिए भैया ने फ़ोन किया कि यार शाश्वत तुम बैठोगे साथ में और तुम बताओगे, तो मुझे एक बार के लिए डर लगा यार मुंह से कुछ और निकल रहा है कि हमने पता नहीं कितनी सारी बातें करी हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदे की लाइफ में गर्लफ्रेंड्स कितनी होती हैं कोई नहीं बता सकता, अगर पर मैं भैया को पूछूंगा तो एग्जैक्ट नंबर बता देंगे। इतना तक हो सकता था। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बनना है, कुछ भी होता था, सुमित भैया जिंदाबाद। अगर कहीं कुछ कांड करा है, सुमित भैया जिंदाबाद। मेरे को अभी भी याद है, राहुल गाड़ी चला रहा था, ठीक है, हम ये 16 वाली लाइन से अंदर आ रहे थे, सामने बाइक वाला पता नहीं क्या कर रहा था, वो आके सीधा गाड़ी में बजा मारी। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब घर पे क्या बोलेंगे। तो अगर घर वालों को बताया तो हमें तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो हम भागे भागे दोनों जने सुमित भैया के पास है कि भैया हमने ये कर दिया, हमसे आपसे थोड़े से पैसे चाहिए,
ताकि हम घर पे कुछ डाल सके और हम बच जाएं। बीइंग अ एल्डर ब्रदर टू अस, इन्होंने कहा कि नहीं, तुम घर पे बता दो। किसी तरह से जो भी मेहनत करी हमने घर पे बता दिया और हम बच गए। तो दोस्त ना होते हुए भी बड़े भाई की तरह एक्ट कर गए और हमारी जान बचा ली। अगली बार कुछ भी होता था, भैया ये करना है, तो एक राइट एडवाइस मिलनी ही मिलनी है। चाहे अगर खुराफात आइडिया तो वो भी शेयर कर लेते थे, यार भैया ये है, आप बता दो क्या करना है। अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो बता दो, सब्ट्रैक्ट करना तो वो बता दो। सामने से आपको एक आंसर आएगा ही आएगा। अगर इनको किसी तरह से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो इनको होता था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, शाश्वत को फोन घुमा दो, वो देख लेगा। मेरा नाम कुछ और भी है तो एक बारी दिमाग में वही आता है, फिर अपने को एडिट करना पड़ता, नहीं यार शाश्वत ही बोल, ठीक है। तो अभी मेरे को भी बोलते हैं कि यार तू बड़ा जॉली रहता है, तेरे साथ हंसी मजाक ही चलता है। कोई ये नहीं देखता कि यार हंसी मजाक इसीलिए ही चलता है क्योंकि डीप सीक्रेट्स आपको पता है, हम कौन से फेजेस में भी निकले आपको सारे पता है। अब हमारे जॉली फेज हैं तो वो आपके साथ चल रहे हैं। ये अगर आप सीधा पूछो कि कौन है सुमित मेहता, मेरे लिए पूरी कहानी सुमित मेहता। जिसे कहते हैं फितरत, हर बंदे की एक फितरत शुरू से बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। बंदे को नहीं समझ आती है कि मेरी फितरत क्या बन रही है, बट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स। आप जैसे जैसे बात करते हो, जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बात करते हो, राइट, आप उसको अपने बारे में सब कुछ बताओगे, मेरे को ये चीज़ें पसंद है, मेरे को ये चीज़ें पसंद है। जो हम आज की डेट में एक एआई मॉडल में चाहते हैं, ही इज एग्जैक्टली द सेम। सुमित मेहता एक तरह से एक एआई मॉडल की तरह चलते हैं। आप उनसे जैसे जैसे बात करोगे आपको वो एग्जैक्ट आइडिया दे देंगे, यार तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। मेरे को भी शुरू में भूत चढ़ा था कि मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा, मैं डेवलपमेंट सीखूंगा। इन्होंने मेरे को शुरू में बोल दिया था, भाई डेवलपमेंट तेरे बस के बाहर है, तू एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। आज की डेट में आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम नॉट अ डेवलपर। कंप्यूटर साइंस की लाइन में अगर ये कहें कि सुमित भैया कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, इसमें ये है कि जब ये बंदे से बात करना शुरू करते हैं, ही स्टार्ट एक्नॉलेजेस द गाय दैट कि इसके अंदर क्या चीज है, ये कहाँ लैंड कर सकता है, इसका दिमाग कितना चलता है, कितनी चीजें ये जज कर सकता है, उस हिसाब से ये बंदे को एक गाइडेंस भी दे सकता है, अच्छे से दे सकता है। तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि अगर आज की डेट में भी कोई ये चाह रहा है कि यार मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है और मेरे को एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, मेरे पास घर में या आसपास कोई नहीं है सपोर्ट करने, जस्ट टॉक टू हिम एंड ही इज लाइक, भाई मेरे को सिर्फ बात करनी है, ये हर टाइम पे अवेलेबल होता है, तुम चाहे रात के 11 बजे फोन कर दो, ही इज अवेलेबल एट दैट टाइम। कभी नहीं नोटिस किया ऐसी इन चीजों में। आजकल ये है कि हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेके अफेक्टेड है ही। तो हर कोई अपने घर में यही सोचता है कि यार जब मेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे बाहर भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरे को एक बार पहले देख के एक बार अजीब सा लगा था, मैंने आंटी को भी पूछा था कि क्या बात है, उन्होंने मुझे समझाया कि कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी करके इशू है, उसकी वजह से। मेरे को पहली बार हिचक हुई थी बस, उसके बाद आज तक कभी नहीं। हम जब बाहर भी जाते थे तो लोग मुझे देखते थे कि मैं बीच सड़क में आ जाता था कि रुक जाओ, लेट अस क्रॉस, फिर आप निकल जाना। और मैंने हर बार ये देखा है कि जब भी ऐसा कुछ किया लोग हमें सपोर्ट करते थे, कि दे वर रियली हैप्पी कि अगर उनके घर में है तो उनको शायद कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर अगर मैं इनके साथ जा रहा हूँ तो दे फील हैप्पी कि हाँ यार अगर लोग बाहर आते हैं, पीपल लाइक अस, अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सी बात है। इसमें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में आपको कुछ मिला नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बैठ गए हो, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते कि किसी ने मुझे मना किया है, मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते या सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी भाई अच्छा रीजन, तो आई गेस आप एक बार इस बंदे को देख लो, तो उसके बाद आप मुझे बता दो कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फैमिली सपोर्ट, दैट्स इट। और अगर आपको फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, टॉक टू हिम। भंवरों की गुंजन में, पवनों के चुंबन में, भंवरों की गुंजन में, पवनों के चुंबन में, झरनों की झरझर में, बारिश की बूंदन में, भंवरों की गुंजन में, पवनों के चुंबन में, झरनों
तन्हा हुई